नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट एग्जाम जो जून 2025 47 सेट में एग्जाम हुआ है। जीके जीएस में साइंस की मैं बात करूं तो इसमें बायो से टोटल यहां पर 54 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये आप देख सकते हो, चैप्टर वाइज हमने सभी क्वेश्चंस को वर्गीकृत किया है। इसमें बायोलॉजी के 54 क्वेश्चंस, यानी हर शिफ्ट में एक सवाल आपका यहाँ पर हो जाएगा। 47 शिफ्ट में 54 क्वेश्चंस। इसी प्रकार से केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी। फिजिक्स में हर शिफ्ट में एक सवाल नहीं आया है, कुछ शिफ्ट में हो सकता है सवाल नहीं थे। फिलहाल अपन बायोलॉजी जीव विज्ञान के पूछे गए 54 क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट से डिटेल में देखते हैं। क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे तो आप बायोलॉजी पर चले जाएंगे। काफ़ी कैंडिडेट को कहना है कि हम डायरेक्टली नहीं आते हैं, तो आपको पीडीएफ को जोडो में ओपन करना है, आपकी समस्या का हल हो जाएगा। और जोडो में जहाँ पर भी आप हो, ऊपर आपको बुक्स मार्क्स वाला ऑप्शन मिलता है, तो इस बुक मार्क्स में आप जिस भी चैप्टर में जाना चाहते हो वहाँ पर वापस जा सकते हो। तो ये ई बुक सभी 1900 क्वेश्चंस एनटीपीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग वर्गीकृत किए गए हैं। आप हमारी वेबसाइट टॉप ट्रेंडिंग जीके .in से डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी एरर आता है तो आप ईमेल कर सकते हो। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करना, एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बाकी ये सभी पीडीएफ हैं, ई बुक हैं, हमारे ऐप टॉप ट्रेंडिंग जीके पर भी अवेलेबल है। तो चलिए यहाँ पर डायरेक्टली चलते हैं। बायोलॉजी के पूछे गए 54 क्वेश्चंस विद एक्स्ट्रा फैक्ट। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताना यदि आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो कितना स्कोर हो रहा है। और जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, अभी भी अपॉर्चुनिटी है आपके समक्ष टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन करने की। यहाँ पर सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास प्रो मिल जाएंगे। ध्यान देना, कूपन कोड आपको टीटीजी के यूज़ करना है, सबसे अधिक 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। पास प्रो मैक्स लेते हो तो यहाँ पर हर एग्ज़ाम के स्टडी नोट्स आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। और बाकी प्रीवियस ईयर के पेपर तो सभी में अवेलेबल है ही है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हर लैंग्वेज में हर एग्जाम्स के आपको प्रीवियस ईयर के पेपर से यहाँ पर मॉक टेस्ट देने का अवसर मिलता है। चलिए जीव विज्ञान के सभी 54 क्वेश्चंस देखते हैं जो एनटीपीसी ग्रेजुएट में पूछे। पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मानव जीनोम अनुक्रमण के प्रभाव का सर्वोत्तम वर्णन करता है? मानव जीनोम अनुक्रमण। अब सवाल का आंसर जाने इससे पहले आपको पता होना चाहिए जीनोम अनुक्रमण होता क्या है। तो कोई भी जीव हो, उसका पूरा डीएनए अणु या फिर जो जीनोम है डीएनए अणु, उसमें उपस्थित न्यूक्लियोटाइड्स, जो 4 न्यूक्लियोटाइड हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, इनका सीक्वेंस, इसको पढ़ना, यही जीनोम अनुक्रमण है। उसको दर्ज करना, पढ़ना एक विशेष क्रम रहता है। जिस प्रकार आप बुक्स में शब्दों का क्रम देखते हो, डीएनए में उसी प्रकार से ये जो 4 शब्द है आपके समक्ष ATGC, इनका सही क्रम है, जिसे पढ़कर पता लगाया जाता है कि कौन सा जीन किस काम का है। और आप देखेंगे तो मानव जीनोम अनुक्रमण में वैज्ञानिकों ने मानव जीनोम यानी मानव डीएनए अणु के लगभग 3 अरब बेस पेयर्स, 3 बिलियन बेस पेयर्स जो यहाँ पर ATGC वाले हैं ना, इसका क्रम जान लिया है। अब इस जीनोम अनुक्रमण से क्या होता है? आनुवांशिक रोगों को समझा जाता है, व्यक्तिगत दवाइयाँ विकसित की जाती है, पर्सनलाइज्ड यहाँ पर जीनोम के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेडिसिन तैयार होती है, जैव विविधता और विकास को समझा जाता है, अलग अलग जीवों में भिन्नताओं को, डीएनए में मौजूद दोष की पहचान की जाती है। ये सभी जीनोम अनुक्रमण से हो पाता है। अब जो आपको सवाल में दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव जीनोम अनुक्रमण के प्रभाव का सर्वोत्तम वर्णन करता है, तो इस अनुक्रमण जीनोम अनुक्रमण का क्या प्रभाव है, मानव की बात कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा सर्वोत्तम वर्णन करता है, ये एक नए वैज्ञानिक क्षेत्र की शुरुआत करता है। तो जीनोम अनुक्रमण में यहाँ पर आरएनए नहीं होगा, डीएनए होगा। और बाकी आप देखेंगे मानव जीनोम अनुक्रमण जीनोमिक्स नामक एक नए वैज्ञानिक क्षेत्र की नींव रखी है। इसके माध्यम से वैज्ञानिकों को मानव डीएनए में मौजूद लगभग सभी जीनों की पहचान और उनका अनुक्रम जानने में सफलता मिली, जिससे निजीकृत चिकित्सा, आनुवंशिक रोगों की पहचान और जैव प्रौद्योगिकी में नए रास्ते खुले हैं। तो नए वैज्ञानिक क्षेत्र की शुरुआत हुई यहाँ पर एक तरीके से। विकल्प 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर बाकी ऑप्शंस की तरफ आप देखेंगे तो पहला विकल्प है अनुलेखन संबंधित विनिमयन, यानी यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन इसका एक पहलू है, लेकिन ये इसका सर्वोत्तम वर्णन नहीं है। शास्त्रीय आनुवंशिकी अब भी महत्वपूर्ण है, ये समाप्त नहीं हुई है। और आप ऑप्शन में देख तो बोल रहे हैं कि शास्त्रीय आनुवंशिकी की आवश्यकता को समाप्त करता है, ये नहीं है। अब सीधा अपन सेकंड सवाल देखते, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम ढंग से ये व्यक्त करता है कि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल का उपयोग क्यों किया जाता है? डीएनए में जो थाइमिन था ना, तो आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यहाँ पर यूरेसिल का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका कारण है यूरेसिल का संश्लेषण ऊर्जा की दृष्टि से सस्ता है।
जो यूरेसिल है आरएनए में थायमिन के स्थान पर जो उपयोग किया जाता है, तो यूरेसिल का उपयोग इसलिए होता है क्योंकि यूरेसिल का संश्लेषण करना ऊर्जा की दृष्टि से अधिक सस्ता और सरल होता है। आरएनए आमतौर पर अस्थायी होता है और उसका जीवनकाल छोटा होता है, इसलिए इसमें ऊर्जा की बचत करना अपन को आवश्यकता है, उपयुक्त रहेगा ऊर्जा की बचत करना क्योंकि जीवनकाल छोटा है। इसके विपरीत डीएनए में थायमिन का उपयोग होता है क्योंकि ये अधिक स्थिर और टिकाऊ होता है। जो स्थिर चीज़ है अधिक ऊर्जा की आवश्यकता वहाँ पर रहेगी, और डीएनए को दीर्घवृत्त तक सूचनाओं को संरक्षित रखना होता है, इसलिए थायमिन का उपयोग होता है। और आरएनए में जो अस्थायी होता है और सस्ता और अधिक सरल कम ऊर्जा, इन सभी के लिए यूरेसिल का संश्लेषण करना यहाँ पर ऊर्जा की दृष्टि से सस्ता और सरल है, इसलिए थायमिन के स्थान पर आरएनए में किसका उपयोग किया जाता है? यूरेसिल का। एक आपका ऑप्शन था कि थायमिन अनुलेखन को रोकता है, नहीं ये गलत है, इसलिए यूरेसिल का उपयोग नहीं होता कि थायमिन अनुलेखन को रोकता है। इवन डीएनए में जो थायमिन होता है ना, वहीं से आरएनए का अनुलेखन होता है। थायमिन को राइबोसोम पहचान सकते हैं क्योंकि राइबोसोम एमआरएनए जो मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनाते हैं, न कि सीधे डीएनए से, इसलिए थायमिन को राइबोसोम पहचान सकते हैं। जो विकल्प में था नहीं पहचान सकते, गलत है। तो ये सभी कुछ ऑप्शंस का आप खंडन यहाँ पर देख सकते हो। किसी एंजाइम का माइकेलिस मेंटन स्थिरांक Km को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? एंजाइम का ये है माइकेलिस मेंटन स्थिरांक, इसको किसके रूप में डिफाइन परिभाषित किया जाता है? कहने का मतलब ये जो Km स्थिरांक है ना, माइकेलिस मेंटन, ये है क्या? ये है क्रियाधार सांद्रता जिस पर अभिक्रिया दर Vmax की आधी होती है। अभिक्रिया दर जो Vmax है उसकी आधी होती है, वो क्रियाधार सांद्रता है। माइकेलिस मेंटन स्थिरांक एक तरीके से क्रियाधार सांद्रता है। जहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो Vmax की आधी होती है, वह सांद्रता है जो माइकेलिस मेंटन स्थिरांक है। इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है कि Km वह क्रियाधार की सांद्रता जिस पर एंजाइम की अभिक्रिया दर उसकी अधिकतम दर Vmax की आधी हो जाती है। तो Km जब प्रतिक्रिया दर Vmax/2 हो तो उस समय की क्रियाधार की मात्रा या फिर सांद्रता को बताती है Km। नेक्स्ट है डीएनए के संदर्भ में जो कॉम्प्लीमेंट्री शब्द निम्नलिखित में से किस गुणधर्म को संदर्भित करता है? डीएनए के रेफरेंस में पूरक शब्द की बात हो रही है, तो ये आधार विशिष्टता के आधार पर हाइड्रोजन आबंध क्षमता। किस बेस पर? आधार विशिष्टता के हाइड्रोजन आबंध की कैपेसिटी। यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे ना, पूरक। डीएनए के रेफरेंस में पूरक का मतलब हाइड्रोजन आबंध क्षमता। डीएनए में कॉम्प्लीमेंट या फिर जो पूरकता है, इसका अर्थ होता है एक स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड्स आधार ATGC दूसरे स्ट्रैंड के विशिष्ट आधार के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाकर जुड़ते हैं, वो है उसकी पूरकता। यानी यहाँ पर देखेंगे एडेनिन है और थाइमिन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो ये आधार युग्मन, आधार यानी यहाँ पर जो बेस है ना, क्षार, तो बेस पेयरिंग डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना को स्थिर बनाता है। तो पूरक का मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन आबंध कैपेसिटी की AGTC आपस में किस प्रकार बॉन्ड हो रखे हैं। AT जो एडेनिन थाइमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, GC जो ग्वानिन और साइटोसिन ट्रिपल, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है वो बनते, यही आपकी बेस पेयरिंग है जो डबल हेलिक्स संरचना को स्थिर बनाती है। यहीं से जो कॉम्प्लीमेंट्रिटी टर्म्स हैं वो सामने आती है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर वाकई आप देखेंगे कि दोनों रज्जु समान रासायनिक संरचना नहीं रखते हैं। जो ऑप्शन में बात हुई थी कि समान रासायनिक संरचना रखते हैं, एक्चुअली नहीं रखते हैं। श्रृंखलाएं समानांतर नहीं, बल्कि वो ऑप्शन में समानांतर होती नहीं होती है, विपरीतांतर होती है। और अगला देखते हैं, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस जीव की डीएनए लंबाई सबसे छोटी अधिसूचित की गई है? किस जीव की, यहाँ पर जीव का नाम आपको पूछा है, उसकी डीएनए की लंबाई सबसे छोटी है, तो वो जीव हो जाएगा। तो इस जीव का नाम है यहाँ पर आपके समक्ष 5X174 फेज, 5X174 फेज। आप कहेंगे ये कौन सा जीव है? तो आपको बता दूं, ये एक बैक्टीरियोफेज है, यानी ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। तो बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाला वायरस जिसका जो जीनोम डीएनए पर आधारित होता है वो बहुत छोटा होता है। इतिहास में कहने का मतलब ऐसा पहला जीव है जिसका पूरा डीएनए ये सीक्वेंस्ड अनुक्रमित किया गया था। ऐसा पहला जीव जिसका पूरा डीएनए ही अनुक्रमित कर दिया इन्होंने। यानी ये एक प्रकार का वायरस है जिसका डीएनए का आकार, केवल यहाँ पर इसका आकार देखेंगे तो 5386 इसमें न्यूक्लियोटाइड जो सीक्वेंस है
इसलिए इसको एक तरीके से चुनना आसान होता है। तो यही जीव जिसकी डीएनए लंबाई सबसे छोटी यहाँ पर अधिसूचित हुई है, इसका नाम हो जाएगा आपकी 5X174 फेज। ठीक है, बाकी यहाँ पर इनकी अलग अलग आप डीएनए की लंबाई देख सकते हो जो आपको ऑप्शन में दे रखा है। बैक्टीरियोफेज लैम्डा जिसकी 48,500 बीपी, और इन सभी में डीएनए की लंबाई सबसे छोटी है ये 5X74 फेज की। और ह्यूमन हैप्लॉइड सेल है, इसकी आप देख सकते हो लंबाई कितनी ज़्यादा है। फरवरी 2025 में कोलोन विश्वविद्यालय द्वारा पहचान किए गए प्रोटीन आइसोफॉर्म 1N4R टाउ की खोज किसके लिए की जा रही थी? तो ये एक तरीके से यहाँ पर साइंस का सवाल जो करंट अफेयर्स की दृष्टि से अल्जाइमर रोग के उपचार के लिए, वही अल्जाइमर रोग जो आपने सैयारा मूवी देखी है तो उसमें वानी बत्रा को हो जाता है, एक तरीके से भूलने की बीमारी, भूलने की बीमारी। तो यहाँ पर प्रोटीन आइसोफॉर्म 1N4R टाउ की खोज किसके लिए की जा रही है? कोलोन विश्वविद्यालय में अल्जाइमर रोग के उपचार के लिए। फरवरी 2025 में कोलोन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक ने एक नए प्रोटीन आइसोफॉर्म इसकी पहचान की जो मस्तिष्क में टाउ प्रोटीन के विशेष रूप से मौजूद रहता है। ये खोज अल्जाइमर रोग से संबंधित थी क्योंकि अल्जाइमर में टाउ प्रोटीन का असामान्य जमाव मस्तिष्क की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। तो इस टाउ प्रोटीन को किस प्रकार से यहाँ पर हटाया जाएगा? तो 1N4R टाउ को इस रोग के बायोमार्कर और संभावित उपचार लक्ष्य के रूप में देखा जा रहा है। और अल्जाइमर रोग एक ऐसा मस्तिष्क विकार जिसमें व्यक्ति की स्मरण शक्ति, याद करने की, सोचने की कैपेसिटी, व्यवहार धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। कारण है मस्तिष्क में प्लाक और टंगल का जमाव। टाउ प्रोटीन जो अभी बात हो रही है इसमें उसका असामान्य व्यवहार, आनुवंशिक जेनेटिक्स रीजन भी हो सकते हैं, और ये ज़्यादातर 45 वर्ष से ऊपर अधिक जोखिम रहता है इसका। नेक्स्ट यहाँ पर जो सवाल है, NAD+ जैसे एंजाइम सहकारक मुख्य रूप से क्या कार्य करते हैं? NAD+ जो एंजाइम सहकारक है इसके कार्य क्या हैं? तो इसके कार्य हैं संक्रमण अवस्था को स्थिर कर सक्रियण ऊर्जा को निम्न करना। तो ये एंजाइम सहकारक है जो रासायनिक अभिक्रिया को कंट्रोल करता है। NAD+ इसकी फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनिन और डाई न्यूक्लियोटाइड, जो एंजाइम सहकारक को एंजाइम कहेंगे, जो मुख्य रूप से रिडॉक्स जो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है ना, इस रेडॉक्स अभिक्रिया में ये एंजाइम सहकारक है जो अभिक्रिया की रेट को ऊपर नीचे करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, तेज करते हैं। ये हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। NAD+ है ना, ये हाइड्रोजन आयन या फिर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इस प्रक्रिया में ये संक्रमण अवस्था ट्रांजिशन स्टेट को स्थिर रखता है और सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। इससे रासायनिक अभिक्रिया तेज और नियंत्रित ढंग से होती हैं इस एंजाइम सहकारक से। अन्य ऑप्शंस यहाँ पर आप देखेंगे तो एंजाइम के स्थायी संरचनात्मक घटक के रूप में और एंजाइम की समग्र सांद्रता को बढ़ाकर ऐसा नहीं है, संक्रमण अवस्था को स्थिर कर सक्रियण ऊर्जा को कम करके ये काम करता है। चलिए अगला देखते हैं, ग्लाइको अपघटन में कौन सा एंजाइम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की दर सीमांत फॉस्फोरिलिन इसको उत्प्रेरित करता है? तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है जिसमें जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज का अपघटन किया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जहाँ से आपको ऊर्जा मिलती है, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल भी मिलता है। तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस है इसमें यहाँ पर एंजाइम जो काम में आ रहा है उसके रिलेटेड ये सवाल है कि कौन सा एंजाइम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की दर सीमांत फॉस्फोरिलिन को उत्प्रेरित करता है? तो इनमें से आपका करेक्ट हो जाएगा PFK1 यानी फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज फर्स्ट, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज फर्स्ट। ये आपका हो जाएगा एंजाइम जो इस रेट लिमिटिंग फॉस्फोफ्लोरिनेशन को उत्प्रेरित करता है, दर सीमांत फॉस्फोरिलिन को उत्प्रेरित करता है। अब इसको आप देखेंगे तो ग्लाइकोलाइसिस एक ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया है, ग्लूकोज का अपघटन होता है जिसमें ग्लूकोज को तोड़कर ATP बनाया जाता है। इसमें कई एंजाइम काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एंजाइम आपको ऑप्शन में दे रखा है PFK1 यानी फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज फर्स्ट, वह एंजाइम है जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, और यही आपको पूछा है। नेक्स्ट अपन सवाल देखते हैं, पोल एरलिच, तो इनके द्वारा खोजी गई निम्नलिखित में से कौन सी दवा सिफिलिस का पहला सफल उपचार बनी? तो पोल एरलिच ने कौन सी दवा खोजी जो एक STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है सिफिलिस, उसका पहला सफल उपचार बनी है? पोल एरलिच के द्वारा ये खोजी गई मेडिसिन है। इस मेडिसिन का नाम है साल्वर्सन, साल्वर्सन हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है।
पोल एरलिच ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने जादुई गोली, एक मैजिक बुलेट की अवधारणा दी थी। ऐसी दवा जो रोगजनक को मार सके लेकिन शरीर को नुकसान न पहुंचाए, शरीर को नुकसान नहीं, रोगजनक को मार सके। तो साल्वर्सन, जिसे 606 नाम से भी जाना जाता है, 1909 में खोजी गई थी और ये सिफिलिस का पहला प्रभावी उपचार बना था। ये एक आर्सेनिक युक्त यौगिक था जो सिफिलिस के जीवाणु को मारता था। सिफिलिस का जीवाणु ट्रेपोनेमा पैलिडम को मारता था। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका अन्य ऑप्शंस में देख रखा है, पेनिसिलिन क्या ऐसी मेडिसिन है, एरिथ्रोमाइसिन। तो पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन ये एंटीबायोटिक है जो जीवाणु और कवक को मारती है, जीवाणु और कवक को मारती है, लेकिन ये सिफिलिस के उपचार के लिए काम में नहीं आ रही है। पेनिसिलिन बाद में आया था और सिफिलिस के लिए ये जो दवाई आई है साल्वर्सन, ये 1909 में खोजी गई थी और पेनिसिलिन 1940 के दशक में खोजी गई थी। और एरिथ्रोमाइसिन ये वर्तमान आधुनिक एंटीबायोटिक आप देखते हो। और फिर यहाँ पर प्रोंटोसिल एक सल्फा ड्रग थी, लेकिन इसका उपयोग सिफिलिस के बजाय अन्य बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में होता था। तो ये आप देख सकते हो कौन सी प्रसिद्ध जो औषधि है और वैक्सीन उसकी खोजकर्ता कब हुई है, क्या इसका उपयोग है। तो साल्वर्सन यहाँ पर पोल एरलिच 1909 में सिफिलिस के ट्रीटमेंट के लिए पहली टारगेटेड दवा थी। यहाँ पर पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी 1928-29 में। बैक्टीरियल इन्फेक्शन पर यह पहला प्राकृतिक एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन। एरिथ्रोमाइसिन 1952 में किसके द्वारा खोजी गई है, एबलार्डो एग्यूलर के द्वारा। सांस व स्किन के लिए ये प्रभावी मेडिसिन है, सांस और स्किन के लिए पेनिसिलिन का विकल्प है। और प्रोटोनसिल ये दोस्तों डोम्बाक के द्वारा खोजी गई है, गिरहार्ड डोम्बाक। इन्होंने 1932 में ये मेडिसिन को खोजा था जो स्ट्रेप्टोकोकल संक्रमण के उपचार के लिए है। बीसीजी वैक्सीन की बात करें तो अल्बर्ट कैलिमेट और कैमिली ग्वारिन, क्योंकि ये वैक्सीन बीसीजी है ना, ये आपकी टीबी डिजीज के लिए वैक्सीन है बीसीजी। और पहली टीबी वैक्सीन थी जो कि अल्बर्ट क्लेमेट और कैमिली गुरिन के द्वारा 1921 में खोजी गई। इंसुलिन की बात करें फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट। तो चार्ल्स बेस्ट और फ्रेडरिक बेंटिंग नाम आपने सुना होगा, इंसुलिन और बेंटिंग का नाम। 1921 में वैक्सीन खोजी थी डायबिटीज़ के लिए, टाइप 1 डायबिटीज़ का ये जीवन रक्षक इलाज है। पोलियो वैक्सीन अल्बर्ट सेबिन के द्वारा 1961 में खोजी गई। मुंह से दी जाने वाली पोलियो वैक्सीन है ये, अल्बर्ट सेबिन के द्वारा 1961 में। पोलियो वैक्सीन जो इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है वो है जोनास साक के द्वारा 1955 में ये खोजी गई। कोविड-19 mRNA वैक्सीन है, ये फाइजर, बायोएनटेक और मॉडर्ना के द्वारा 2020 में कोविड-19 के लिए पहला मैसेंजर आरएनए आधारित टीका था। एस्प्रिन की बात करें तो एस्प्रिन जो वैक्सीन है ये फ्लेक्स हॉफमैन इसके द्वारा 1899 में खोजी गई, दर्द और सूजन के लिए उपयोगी है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट वैक्सीन है। मलेरिया की वैक्सीन आई थी एक दोस्तों क्लोरोक्विन, 1934 में हांस एंडरसन के द्वारा प्रसिद्ध मलेरिया रोधी दवा ये खोजी गई। नेक्स्ट कौन सी प्रमुख खोज, जठर अत्य अम्लता यानी हाइपर एसिडिटी, इसके उपचार में दवाओं के निर्माण में सहायक होती है। तो दवाओं का निर्माण जो कि अम्लता को कम करे, अपने पेट की आमाशय में जो अम्लता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है, तो उस जठर अम्लता को उपचार के लिए कौन सी दवाएं, देखिए ये अम्ल है तो आप क्षार यहाँ पर लेंगे, क्षार के रूप में, चाहे आप बेकिंग सोडा का सेवन करके यहाँ पर कम कर सकते हो। लेकिन इसकी मेडिसिन को दवाओं के निर्माण में क्या सहायक है, तो हिस्टामाइन पेट में एसिड स्राव को उत्तेजित करता है। तो ये सबसे एक प्रमुख खोज रही है जो हाइपर एसिडिटी के ट्रीटमेंट में सहायक खोज है। एक तरीके से क्या खोज हुई थी कि हिस्टामाइन पेट के एसिड स्राव को उत्तेजित करता है, यानी पेट में जो अम्ल की अधिकता हो रही है वो किसके कारण हो रही है, इस हिस्टामाइन के द्वारा हो रही है। तो ये जो अत्य अम्लता हाइपर एसिडिटी में ऐसी मेडिसिन बनाई जाएगी तो हिस्टामिन है इसको कम कर दे, क्योंकि यही एसिड स्राव को उत्तेजित करता है, इसको कंट्रोल करना किया जाएगा हिस्टामिन। तो जैसे हिस्टामिन की खोज यहाँ पर हुई जो पेट में एसिड स्राव को उत्तेजित करता है, ये चीज़ का पता चला जो सहायक होगी आपकी जठर अम्लता को कम करने के लिए। तो यहाँ पर जठर अम्लता, पेट में अत्यधिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है जिससे गैस, जलन और अल्सर यानी पेट के अंदर फोड़े वगैरह जैसी समस्याएं आती हैं। ये पाया गया कि हिस्टामाइन पेट में विशेष रिसेप्टर्स को सक्रिय करके एसिड स्राव को बढ़ाता है। इस खोज के बाद ये जो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं और बाद में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जैसे विकसित जो हुई है, और अन्य ऑप्शन देखेंगे। तो जठर अम्लता का मैं यहाँ पर ट्रीटमेंट की बात करूँ, कैसे यदि पेट में अम्लता बढ़ जाएगी तो क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन रहते हैं। एक तो एंटासिड दिए जाते हैं जो पेट के एसिड को न्यूट्रल करता है।
एंटासिड में क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सभी। और दूसरा यहाँ पर ट्रीटमेंट के रूप में H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स का काम, यानी हिस्टामाइन द्वारा जो पेट की दीवारों को एसिड स्राव को रोकते हैं। उदाहरण यहाँ पर जो H2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स के रूप में यहाँ पर कई देशों में पहले दिया जाता था, अभी यहाँ पर बंद हो गया ये रेनिटिडेन, और फेमोटाइडिन भी यहाँ पर काम आ रहा है। और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, इसका उपयोग भी किया जाता है, जो पेट की परतों में मौजूद प्रोटॉन पंप को अवरुद्ध कर HCl उत्पादन को रोकते हैं। अब नेक्स्ट, जो अभी वर्तमान में आप मेडिसिन लाते हो ना, जो भूखे पेट लेते हो, ये पेंटाप्रेजोल और ओमेप्रेजोल, ये काम करती है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का काम, यानी प्रोटॉन पंप को अवरुद्ध कर HCl उत्पादन को कम करती है, जिससे दवाएं प्रभावी काम कर सके, प्रभावी दवाएं मानी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर पौधे की जड़ में कौन सा संरचनात्मक प्रक्रियात्मक निर्गम गैस विनिमय में बाधा उत्पन्न करेगा लेकिन जल अवशोषण पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालेगा। तो सवाल की लैंग्वेज में यदि आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। वैसे इसका आंसर होगा वायव्य अंगों पर विद्युत रंध्री तंत्र। आप कहेंगे विद्युत रंध्री तंत्र क्या है, तो जो हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है तो इसे दोस्तों लेंटिसेल्स कहते हैं। ये आमतौर पर वायु अंग, अब पेड़ पौधे का वायु अंग जो एरियल पार्ट्स होता है, जैसे तना आपका वायु अंग है, इन पर ये लेंटिसेल्स पाई जाती है जो गैस विनिमय की संरचनाएं होती है। और यदि ये रंध्रियाँ विकृत या अवरुद्ध हो जाए, ये लेंटिसेल्स हैं, ये ब्लॉक हो जाए तो गैस विनिमय बाधित होगा। लेकिन चूंकि जड़ें मुख्य रूप से जल अवशोषण के लिए जिम्मेदार होती है, तो ये रंध्रियाँ जड़ में नहीं होती है, इसलिए जल अवशोषण पर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये जैसे तना पर होती है वायव्य अंग पर, यहाँ पर इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। जड़ नीचे होती है, तना आपका हवा के वायु के टच में रहता है। और अन्य ऑप्शन है वो जैसे आप देखेंगे सोबेरिन रहित अंतःचम है, ये जो कोशिकाएं जल व घुलनशील खनिजों के नियंत्रण अवशोषण में भूमिका निभाती है। सोबेरिन की अनुपस्थिति, यदि सोबेरिन नहीं हो तो जल नियंत्रण को प्रभावित करेगी ये। और मूल रोम होते हैं जो आपके जड़ों से जुड़े हुए रहते हैं, और मूल रोम की संख्या कम होगी तो जल का अवशोषण प्रभावित होगा, कम होगा। लेकिन यहाँ पर जो आपके लेंटिसेल्स की बात हो रही है, विद्युत रंध्रियों की बात हो रही है, जो एरियल पार्ट्स है ना, उस पर ये पाई जाती है। और यही आपको पूछा है पौधों की जड़ में कौन सा संरचनात्मक प्रक्रियात्मक निर्गम गैस विनिमय में बाधा उत्पन्न करेगा लेकिन जल अवशोषण पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालेगा। तो ये आपका हो जाएगा विद्युत रंध्री तंत्र, लेंटिसेल्स है जो जल अवशोषण पर प्रभाव नहीं डालेगी। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जैसे सोबेरिन की बात करें, मॉम जैसा पदार्थ होता है जो कोशिकाओं को जल प्रवाह से रोकता है, यानी जल की हानि को ये कम करता है पेड़ पौधे से, ये होता है सोबेरिन। अब लेंटिसेल तने पर गैस विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र जिनका विकार वायवीय विनिमय में रुकावट डालता है। और एपीबल्मा जड़ की बाहरी परत होती है जिसमें मूल रोम निकलते हैं। तो सोबेरिन एग्जाम में पूछा जाता है कहाँ पाया जाता है, ये जड़ के एंडोडर्मिस और कोरक होता है ना, कोरक, उसकी कोशिकाओं में पाया जाता है। 1950 के दशक से पहले संरचनात्मक अध्ययनों के लिए इंटैक्ट डीएनए को पृथक करने में अक्षमता मुख्य रूप से किस आणविक विशेषता के कारण थी, तो ये आपका हो जाएगा विकल्प 4, डीएनए की वृहद बहुलक प्रकृति और भंगुरता के कारण। कहने का मतलब 1950 के दशक से पहले वैज्ञानिकों को इंटैक्ट यानी पूर्ण डीएनए को पृथक करने में कठिनाई होती थी। पूर्ण डीएनए, इंटैक्ट डीएनए को पृथक नहीं कर पाते थे। इसकी वजह थी डीएनए एक वृहद यानी लार्ज बहुलक यानी पॉलीमर अणु है जिसमें लाखों न्यूक्लियोटाइड्स आपस में सीक्वेंस में जुड़े रहते हैं, तो बहुलक है। ये अत्यधिक भंगुर होते हैं, जब इसे सेल से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं तो वो टूट जाता है, इसलिए इसको इंटैक्ट पृथक करने में कठिनाई होती थी। डीएनए की लंबी श्रृंखला कितनी लंबी होती है, भंगुर होता है। कायिक प्रक्रियाओं जैसे कि ग्राइंडिंग, पिपेंटिंग से टूट जाती थी जिससे पूर्ण संरचना के अध्ययन में बाधा उत्पन्न होती थी। और यही पूछा है क्या रीजन है कि 1950 के दशक में उस समय संरचनात्मक पूर्णतः इंटैक्ट डीएनए के अध्ययन के लिए यहाँ पर अक्षमता होती थी। आणविक विशेषता क्या कारण था उसका, उसकी वृहद लंबी बहुलक प्रकृति और टूटना भंगुरता की प्रॉपर्टी के कारण। 1953 में वाटसन एंड क्रिक द्वारा डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो संरचना है उसका प्रस्ताव संभव तभी हुआ जब आर फ्रिंकलिन और एम विल्किंस ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के जरिए प्राप्त गुणवत्ता वाली डीएनए संरचना का डाटा प्रस्तुत किया। तभी यहाँ पर वाटसन क्रिक ने ये डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का प्रस्तुत किया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर डीएनए की बात करें तो डीएनए की पहचान 1869 में फ्रेडरिक मिसर ने की थी।
और ये न्यूक्लियन के रूप में की थी इन्होंने, और उसकी पूर्ण संरचना संभव बाद में हुआ था। पूर्ण संरचना को समझना बाद में संभव हुआ था, तब संभव नहीं था। 1944 में एवेरी, मैक्लियोड, मैकार्टी इन्होंने ये सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए की लंबाई मानव कोशिका में 3.2 अरब बेस पेयर होते हैं, यहाँ पर आधार बेस पेयर, और ये 2 मीटर लंबा होता, बहुत नाजुक है, भंगूर है। और नेक्स्ट यहाँ पर अपन देखते हैं, कार्डियोमायोसाइट्स अपनी झिल्ली क्षमता को बनाए रखने और उचित संकुचन सुनिश्चित करने के लिए किस तंत्र पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं? कार्डियोमायोसाइट्स हैं, ये किस पर डिपेंड करते हैं? वोल्टेज गेटेड आयन चैनल और सक्रिय आयन पंपों के संयोजन। समझते हैं कार्डियोमायोसाइट्स। कार्डियो जैसे आप हृदय से, यानी कहीं ना कहीं ये हृदय से जुड़ा हुआ है, तो हृदय की पेशी कोशिकाएं होती है कार्डियोमायोसाइट। साइट्स यानी कोशिका है, कार्डियो यानी हृदय की, और मायो पेशी कोशिका। तो कार्डियोमायोसाइट्स हृदय की पेशी कोशिकाएं जो हृदय के संकुचन के लिए जिम्मेदार होती है, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। इसके लिए झिल्ली विभव, मेम्ब्रेन पोटेंशियल बनाए रखना और नियंत्रित ढंग से आयनों का प्रवाह अत्यंत आवश्यक रहता है। झिल्ली विभव, मेम्ब्रेन पोटेंशियल को बनाए रखना और कंट्रोल्ड वे से आयनों का प्रवाह है वो अत्यंत आवश्यक है। वोल्टेज गेटेड आयन चैनल और सक्रिय आयन पंप का संयोजन है, ये इंपॉर्टेंट है। कार्डियोमायोसाइट्स हृदय की पेशी जो कोशिकाएं हैं जो संकुचित होती हैं, ये कोशिकाएं निम्नलिखित तंत्र पर डिपेंड करती हैं। वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स, ये आयन जैसे यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम को नियंत्रित तरीके से आने जाने देती हैं। ये हृदय की विद्युत चालन प्रणाली को संचालित करते हैं। सक्रिय आयन पंप, एक्टिव आयन पंप्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, एटीफेज, जो ऊर्जा का उपयोग कर आयनों को झिल्ली के आर पार पंप करता है, ये है सक्रिय आयन पंप, जो आयनों को झिल्ली के आर पार पंप करता है, जिससे झिल्ली विभव बना रहता है। झिल्ली विभव बना रहता है और कोशिका फिर से अगली उत्तेजना के लिए तैयार हो जाती है। तो अगली उत्तेजना के लिए विभव तो चाहिए, पोटेंशियल तो चाहिए। आपके घरों में बिजली आती है तो वहाँ पर विभव अंतर है, तभी वो बिजली आ पा रही है। तो ये सेम चीज़ है कि आयनों का आदान प्रदान कैसे होगा, तो एक एक्टिव आयन पंप की यहाँ पर आवश्यकता रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं कॉमन कोल्ड को। कॉमन कोल्ड को कदाचित ही निचले श्वसन पथ का संक्रमण क्यों माना जाता है? तो राइनो वायरस केवल ऊपरी श्वसन पथ को संक्रमित करता है, इसलिए इसे कदाचित ही निचले श्वसन पथ का संक्रमण माना जाता है, बाकी ऊपर ही ये संक्रमण करता है। तो यहाँ पर कॉमन कोल्ड जो आपका जुकाम है, प्रतिशाय, एक हल्का वायरस जनित संक्रमण है जो सामान्यतः तो ऊपरी श्वसन पथ जैसे नाक, गला, ग्रसनी को प्रभावित करता है। इसका मुख्य कारण है राइनो वायरस होता है। यानी राइनो वायरस है, इसकी वृद्धि के लिए 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है, जो ऊपरी श्वसन पथ में ये तापमान पाया जाता है। तो इसी तापमान में ये ग्रो कर पाते हैं। निचले श्वसन पथ की बात करेंगे, जैसे जो आपका श्वसनलिका है, श्वासकोश है, फेफड़े हैं, यहाँ पर तापमान 35 से अधिक हो जाता है, लगभग अपना शरीर का एवरेज टेम्परेचर तक पहुँच जाता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ ये वायरस अप्रभावी हो जाएंगे, इसलिए आपको कॉमन कोल्ड है ये इफेक्ट ऊपर ही देखने को मिलता है, ऊपरी श्वसन पथ में ही देखने को मिलता है। कारण राइनो वायरस है, नीचे ज़्यादा तापमान पर नहीं रह पाता है, तो इसलिए कॉमन कोल्ड कदाचित ही, बहुत कम ही निचले श्वसन तंत्र पर संक्रमण करता है। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल पर मूव करते हैं। बाकी यहाँ पर कॉमन कोल्ड के वायरस 50% जो मामले हैं उसमें राइनो वायरस ही होता है, और अन्य आप देख सकते हो कोरोना, एडिनो, रेस्पिरेटरी जो वायरस, एक आरएसवी आता है, रेस्पिरेटरी सिंकिटल वायरस। लिपिड जैव रसायन में असंतृप्त वसा अम्ल कक्ष तापमान पर द्रव अवस्था में क्यों रहते? इसका सही जवाब है सिस द्विआबंध निकुंज उत्पन्न करते हैं, जिससे वांडरवॉल्स आयन क्रिया कम हो जाती हैं। सो यहाँ पर लिपिड जैव रसायन में असंतृप्त जो डबल बॉन्ड वाले वसा अम्ल कक्ष तापमान पर लिक्विड फेज में रहते हैं। तो असंतृप्त वसा अम्ल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में एक या अधिक दोहरे आमंद होते हैं, इसी नाम इसका असंतृप्त है। डबल बॉन्ड होंगे इसमें, एक या ज़्यादा भी हो सकते हैं। यदि ये सिस रूप में हो तो वसा अम्ल की हाइड्रोजन श्रृंखला में किंक्स यानी निकुंज या मोड़ उत्पन्न हो जाते हैं। इन निकुंचों के कारण वसा अम्ल की श्रृंखलाएं आपस में निकटता से नहीं जुड़ पाती है, किंक आ जाता है, बीच में गैप आ जाता है, जिससे वसा अम्ल की स्ट्रक्चर नहीं जुड़ पाती है। इससे वांडरवॉल्स बल्स जो अणुओं को आपस में जोड़कर ठोस अवस्था में रखने में मदद करते हैं,
कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो किंक आने के कारण जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है इसमें सही रूप से बॉन्डिंग नहीं हो पाती है। सो वैन डर वाल्स बल यहाँ पर कमज़ोर पड़ जाएंगे। रिजल्ट ये रहेगा कि वसा अम्ल कक्ष तापमान पर जब सही रूप से नहीं जुड़ेंगे तो ठोस की बजाय वो लिक्विड फॉर्म में थोड़ा दूर दूर जुड़े रहेंगे, कनेक्ट सही नहीं होंगे तो लिक्विड फॉर्म में रहने वाले हैं। जिस प्रकार आप देखते हो जो अनसैचुरेटेड वनस्पति तेल हैं, असंतृप्त वसा। दूसरी साइड आप संतृप्त वसा अम्ल देखेंगे ना, सीधे और बिना किसी किंक के, बीच में गैप नहीं होता, किंक नहीं होता है, इसके यहाँ पर कनेक्ट हो जाते हैं संतृप्त वसा, जिसमें सघनता से पैक होकर ठोस बनते हैं। इसलिए आप देखते हो घी, मक्खन है, ये आपको सर्दियों में ठोस है, ठोस फॉर्म में देखने को मिलेंगे, जम जाएंगे। लेकिन जो तेल रहता है वनस्पति तेल कभी भी फ्रीज नहीं होता है। कारण क्या है कि इसमें थोड़ा किंक आ जाता है। किंक आने का कारण है कि ये असंतृप्त है, इसमें डबल बॉन्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पर सिस वसा अम्ल जैसे जैतून का तेल है। ट्रांस वसा अम्ल में किंक नहीं होता है, जो हाइड्रोजनीकृत तेल होता है, जो घी वगैरह यहाँ पर आप कहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर अग्नाशय की द्वीपिका कोशिकाएं यानी आइलेट सेल्स। इसमें कौन सी कोशिका प्रकार उस हार्मोन का स्राव करती है जो मुख्य रूप से रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि करता है। देखिए अग्नाशय के दौरान दो हार्मोन स्रावित होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन होता है। अग्नाशय में यहाँ पर आपको पता है एक लैंगरहैंस द्वीप कहेंगे आप, द्वीप समूह होता है, आइलैंड होता है लैंगरहैंस, वहीं से यहाँ पर इन हार्मोन का स्राव होता है। और लैंगरहैंस जो आइलैंड है, जो द्वीपिका कोशिका है अग्नाशय की, इनमें से कौन से प्रकार की कोशिकाएं उस हार्मोन का स्राव करती हैं जो शुगर लेवल को बढ़ाती है, मुख्य रूप से रक्त शर्करा को, ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाती है, वो कौन सा कोशिका है? तो वो आपके अल्फा कोशिका हो जाएगी। दो टाइप की कोशिका, अल्फा और बीटा। और जो बीटा कोशिका होती है ना, ये ही इंसुलिन का स्राव करती है। इंसुलिन का स्राव बीटा कोशिका, अल्फा कोशिका होती है जो ग्लूकागॉन का जो एक एंजाइम यहाँ पर आप कहेंगे, हार्मोन कहेंगे, जो अग्नाशय से स्रावित होता है। तो अग्नाशय में मौजूद द्वीपिका कोशिकाएं, जो लैंगरहांस द्वीप है ना, उसकी बात हो रही है। इसमें 4 प्रकार की प्रमुख कोशिकाएं होती हैं। ये अलग अलग हार्मोन स्रावित करती हैं जो रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कम ज़्यादा करती है। सबसे पहले यहाँ पर 4 प्रकार की कोशिका में अल्फा कोशिका देखेंगे आप, लैंगरहांस आइलैंड की अल्फा कोशिका जो अग्नाशय पैंक्रियाज में रहेगी। ये ग्लूकागॉन हार्मोन का स्राव करती है अल्फा कोशिका। जब रक्त शर्करा का स्तर कम हो जाता है, ब्लड में शुगर कम हो जाएगा, तो ग्लूकागॉन यकृत को संकेत देता है कि वह संचित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़कर रक्त में छोड़े, जैसे रक्त का शर्करा बढ़ता है। ग्लूकोज एक तरीके से शुगर ही है, तो ग्लूकोज है किस रूप में स्टोर रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है। ये ग्लूकागन है, ये ग्लाइकोजन है, अलग अलग है। ग्लूकोज जो स्टोर रहता है ना, वो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। और ग्लूकागन है, ये एक हार्मोन है जो ये कहता है लीवर को कि जो ग्लाइकोजन स्टोर फॉर्म था ना ग्लूकोज का, उसको रक्त में छोड़ दीजिए ताकि रक्त में शुगर का लेवल बढ़ सके। तो रक्त में शुगर का लेवल ग्लूकागॉन हार्मोन के कारण यहाँ पर बढ़ जाता है। अब एक आपकी डेल्टा कोशिका भी यहाँ पर पेंक्रियाज में रहेगी। ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन स्रावित करती है। तो सोमेटोस्टेटिन ये कार्य रहता है हार्मोन जो ग्लूकागन और इंसुलिन दोनों के स्राव को कंट्रोल करता है। दोनों डेल्टा कोशिका दोनों को स्राव कंट्रोल करेगी। और एक पीपी कोशिका भी रहती है इसमें, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स। ये पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड स्राव करती है। इसका कार्य होता है अग्नाशय की एंजाइम गतिविधि और जठरांतर तंत्र के कार्य को कंट्रोल करना। रक्त शर्करा को ये सीधे प्रभावित नहीं करती है। बीटा कोशिका ये इंसुलिन स्राव करती है जब रक्त शर्करा अधिक हो जाती है, ब्लड में शुगर अधिक हो जाती है, उसका सही से पाचन नहीं होता है, ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं हो पाती है शुगर, तो यहाँ पर इंसुलिन है उस शुगर को कंट्रोल करती है, उसको ऊर्जा में कन्वर्ट करती है ग्लूकोज को। तब इंसुलिन उसे कंट्रोल करके शरीर की कोशिका में ग्लूकोज का अवशोषण कर लेता है और जिससे रक्त शर्करा घट जाती है, ग्लूकोज का अवशोषण हो जाता है और अपन को ऊर्जा मिलती है। यदि इंसुलिन नहीं हुआ और ब्लड में शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा लेकिन एनर्जी नहीं मिलेगी। खाना खाएंगे, इंसुलिन में शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, एनर्जी नहीं मिलेगी, तो व्यक्ति थका हुआ महसूस करेगा। इसलिए इंसुलिन है वो कहीं ना कहीं ग्लूकोज का अवशोषण करता है ताकि अपन को एनर्जी मिल सके। नेक्स्ट यहाँ पर अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। डायबिटीज़ टाइप 1 में बीटा कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। 2 टाइप के डायबिटीज़ आप देखते हो, टाइप 1 2।
तो इंसुलिन नहीं बनता है डायबिटीज़ टाइप 1 में, क्योंकि यहाँ पर बीटा कोशिकाएं जो लैंग्रहांस द्वीप समूह की बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करती है, जहाँ से जहाँ पर रक्त में ग्लूकोज है या फिर शुगर का लेवल है वो कम होता है, और वो नहीं बनेगा। ग्लूकागन इंजेक्शन का प्रयोग लो ब्लड शुगर की आपात स्थिति में, शुगर कम है तो ग्लूकागोन इंजेक्शन दिया जाएगा, शुगर ज़्यादा है तो इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें काम करती हैं। एक नया उत्परिवर्तन प्लेज्मोडियम फैल्सीपेरम को खंड जाणुओं यानी मीरोजोइट में परिपक्वन के बिना यकृत से बाहर निकालने की सुविधा देता है। इसका तात्कालिक परिणाम क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका एक करेक्ट है, आरबीसी संविदार की अनुपस्थिति और नैदानिक लक्षणों में कमी है। समझिए इस सवाल को। देखिए, प्लेज्मोडियम फैल्सीपेरम ये मलेरिया उत्पन्न करने वाला प्रमुख परजीवी है। प्लाज्मोडियम मलेरिया का जो प्रोटोजोआ परजीवी है, मलेरिया का रोग कारक। इसका जीवन चक्र 2 प्रमुख चरणों में होता है इस मलेरिया के परजीवी का। पहला स्टेज यकृत चरण लीवर स्टेज, दूसरा है एरिथ्रोसाइटिक स्टेज यानी रक्त चरण। यकृत चरण यदि प्लाज्मोडियम का देखेंगे तो मच्छर से संक्रमण होने पर, मच्छर तो वाहक का काम करता है, प्लाज्मोडियम जो मादा एनाफिलिज मच्छर होता है वो प्लाज्मोडियम को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। तो मच्छर से संक्रमण होने पर, अब मच्छर को वो प्लाज्मोडियम का संक्रमण हो गया तो मच्छर अब संक्रमित है। मच्छर से संक्रमण होने पर स्पेरोजोइट्स यकृत में प्रवेश करता है लीवर में। ये यकृत कोशिकाओं में मेरे जो आपको सवाल पूछा ना, इस खंड जाणुओं का ऑप्शन में क्वेश्चन में दे रखा था। यकृत कोशिका में खंड जाणुओं में परिपक्व हो जाते हैं क्या? स्पेरोजोइट्स। फिर से खंड जाणु रक्त में निकलकर आरबीसी को संक्रमित करते हैं और ये डिजीज हो जाती है। अब आरबीसी यहाँ पर ब्लड का स्टेज आ गया है तो खंड जाणु आरबीसी में प्रवेश कर वहाँ वृद्धि करते हैं। यहीं पर मलेरिया के लक्षण जैसे बुखार, ठंड, कंपी उत्पन्न होती है। जो ब्लड में ये चीज़ आ जाएगी, यकृत से ब्लड में आ जाएगी, तभी आपको ये महसूस होगा बुखार वगैरह। यदि उत्परिवर्तन के कारण खंड जाणु बने बिना ही यकृत से बाहर निकल जाए, यानी यकृत में मच्छर से संक्रमण होने पर जो स्पेरोजोइट्स यकृत में प्रवेश किया वो मेरोजोइट्स में कन्वर्ट नहीं हुए, लीवर में वो मेरोजोइट्स में कन्वर्ट नहीं हुए, उत्परिवर्तन के कारण खंड जाणु मेरोजोइट्स बने बिना ही यकृत से बाहर निकल गया और वो आरबीसी में प्रवेश करने के योग्य नहीं होंगे। परिणाम स्वरूप आरबीसी का संक्रमण नहीं होगा और न ही मलेरिया के नैदानिक लक्षण उत्पन्न होंगे। तो इस प्रकार कंट्रोल कर सकते हो। कहीं ना कहीं जो खंड जाणु है उसको परिपक्व, उसको बनने नहीं देना है, मेरोजोइट्स में परिपक्व नहीं होने देना है। स्पेरोजोइट्स को परिपक्व हो गया तो वो आरबीसी में चला जाएगा, इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। तो ये तात्कालिक प्रभाव होगा आरबीसी संविदार की अनुपस्थिति और नैदानिक लक्षणों की कमी। फिर वो डायग्नोस नहीं हो पाएगा, बुखार वगैरह ऐसे लक्षण नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो मीरोजोइट में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो ऐसा उत्परिवर्तन जो प्लेज्मोडियम के मीरोजोइट में परिवर्तित हुए बिना यकृत से बाहर निकल गया, इसका तत्कालिक प्रभाव ये होगा कि आरबीसी संविदार की अनुपस्थिति और नैदानिक लक्षण, तो वो आरबीसी में नहीं जाएगा और फिर आप कैसे डायग्नोस कर पाएंगे, लक्षण नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट अपना सवाल है, डीएनए में मानक क्षारक युग्मन स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग किस प्रकार के आबंधन के कारण? ऊपरी सवाल में मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी आपकी, डबल और ट्रिपल 2 बॉन्डिंग आपने देखने को मिली थी। तो ये यदि AT और GC, AT के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, GC के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये बेस है आपकी। डीएनए के बेस कौन से हैं? एडेनिन, ग्वाइनिन, थाइमिन, साइटोसिन। तो इनके मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है। कौन सा जीवाणु जनित रोग विशेष रूप से सीरम संबंधी विधि द्वारा संपुष्ट किया जाता है? कौन सा जीवाणु जनित रोग है जो सीरम संबंधित विधि द्वारा संपुष्ट किया जाता है? तो ये आपका टाइफॉइड बुखार हो जाएगा। कैसे इसका पता चलेगा? टाइफॉइड एक जीवाणु जनित रोग है जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। इसको डायग्नोस करने के लिए सबसे प्रमुख विधि है सीरम आधारित परीक्षण। सीरम आधारित परीक्षण जो आपके सवाल में दे रखा था, सीरम संबंधित विधि द्वारा इसको संपुष्ट यानी डायग्नोस किया जाता है जीवाणु जनित रोग को। तो वो जीवाणु जनित रोग हो जाएगा टाइफाइड, जो साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। उसको डायग्नोसिस किया जाएगा सीरम आधारित परीक्षण से। तो टाइफाइड को टेस्ट के लिए जो टेस्ट का नाम आता है विडाल टेस्ट, ये एक सीरोलॉजिकल टेस्ट है जो टाइफाइड के दौरान शरीर में बनने वाली विशेष एंटीबॉडी, जो टाइफाइड डिजीज होगा तो वहाँ पर O और H एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी बनेगी, उसको वो डायग्नोस करेगा कि अपने बॉडी में एंटी
बॉडी, अपने शरीर में एंटीबॉडी बनी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं रोगों से लड़ा है अपना शरीर, और वहाँ से कंफर्म होगा कि ये जो विशेष एंटीबॉडी है ये टाइफाइड से लड़ने के लिए बनी है, जो ओ और एच एंटीजन के विरुद्ध काम किया है। अब ऑप्शन में आपके निमोनिया दे रखा है। निमोनिया कई कारणों से हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, फफूंदी, और इसके बैक्टीरियल काइन की बात करेंगे तो यहाँ पर स्टेप्टोकोकस निमोनाई ये बैक्टीरिया है, इसके कारण ये हो जाता है निमोनिया। निदान कैसे किया जाता है, तो ये आपका श्वास का इन्फेक्शन जिसमें एक्सरे, स्पुटम टेस्ट और कल्चर से होता है, न कि सीरोलॉजिकल पद्धति से। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया भी एक जीवाणु जनित रोग जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीराई नामक जीवाणु से होता है। इसका डायग्नोस गले के स्राव, थ्रोट स्वैब है, इसका माइक्रोस्कोपिक और बैक्टीरियोलॉजिकल जांच के द्वारा किया जाएगा। प्लेग, प्लेग ये जीवाणु जनित रोग हैं और इस जीवाणु का नाम है यर्सिनिया पेस्टिस। पुष्टि के लिए ग्लैंड से फ्लूइड्स का टेस्ट, कल्चर और कभी कभी पीसीआर का प्रयोग किया जाता है। और प्लेग का ये अभी सभी का टेस्ट का नाम है निमोनिया, डिप्थीरिया, प्लेग का। टाइफाइड की पुष्टि में प्रयोग होने वाला विडाल टेस्ट है, सीरम परीक्षण है। मलेरिया, डेंगू, एचआईवी जैसे कई अन्य रोगों में भी सीरोलॉजिकल टेस्टिंग काम में ली जाती है। नेक्स्ट अपना सवाल है, वृक्क शरीर क्रिया विज्ञान में नेफ्रॉन का कौन सा खंड मूत्र को सांद्रित करने वाले प्रासरणी प्रवणता को उत्पन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण? देखिए इसका आंसर होगा हेनले का लूप। आपको पता है मानव शरीर में 2 किडनी होती हैं जो यूरिनरी सिस्टम का एक प्रमुख भाग है। इसका कार्य है रक्त से अपशिष्ट पदार्थ है उसको फिल्टर करना, छानना। यानी किडनी रक्त में जो अपशिष्ट पदार्थ यूरिया है या फिर जो क्रिएटिनिन है, अमोनिया है, ये जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट आप कहेंगे, इन पदार्थों को छानकर मूत्र के रूप में बाहर निकालती हैं और जल संतुलन बनाए रखते हैं। यानी शरीर में जल की मात्रा को कंट्रोल करते हैं। जब शरीर में अधिक पानी हो तो ज़्यादा मूत्र बनाता है, कम हो तो फिर उस हिसाब से कार्य करेगा। और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन है, जो किडनी है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड है, इन आयनों को भी कंट्रोल करती है। अब किडनी में जो मुख्य काम किया जाएगा ना, वो नेफ्रॉन के द्वारा किया जाएगा। किडनी की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जो ये फिल्टर करने का काम करेगी, ये आपका जो नेफ्रॉन दे रखा है ना, वृक्काणु, ये काम करेगा। यानी एक किडनी की बात करेंगे तो उसमें 10 लाख नेफ्रॉन है। ये किडनी की एक तरीके से फंक्शनल यूनिट है। नेफ्रॉन में 2 प्रमुख पार्ट होते हैं। एक आपका होता है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। एक होता है दोस्तों बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल। तो ग्लोमेरुलस ये एक प्रकार की छननी आप कहेंगे, फिल्टर करने की चीज़ है, जहाँ रक्त से अपशिष्ट जल, लवण छान लिए जाते हैं। और बोमन कैप्सूल है, ये छने हुए पदार्थ को पकड़ता है, ये काम है इसका। अब यहाँ पर एक आपका टर्म्स आता है हेनले लूप। जैसे यहाँ अपन एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे पहले जो बोमन कैप्सूल है, ये मान लेते हैं बोमन कैप्सूल है, ये कुछ आगे इस टाइप से जुड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे करके ये हेनले यू शेप का लूप आएगा। इस प्रकार आगे ये आपका कनेक्टिंग डक हो जाएगी। तो ये इस हेनले लूप को आप देखेंगे, ये यू शेप का, इसमें 2 चीज़ दिख रही है, एक ये डिसेंडिंग लिम्ब और एक असेंडिंग लिम्ब। यानी ये अवरोही भुजा है और ये जल को बाहर निकालती है, ये चीज़ नहीं, ये जल को बाहर निकालती है। और पतली आरोही भुजा है ना, ये वाली, ये एक तरीके से जो आयन रहते हैं ना, सोडियम, क्लोरीन, इनको बाहर निकालती है, लेकिन पानी नहीं निकालती। पानी को ये निकालती है और आयनों को ये निकालती है। तो इसी हेनले लूप की बात हो रही है। ये नेफ्रॉन का खंड है जो मूत्र को सांद्रित करने वाले प्रासरणी प्रवणता को उत्पन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये प्रासरणी प्रवणता यानी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को उत्पन्न करने वाला प्रमुख पार्ट है लूप ऑफ हेनली। विकल्प 4 करेक्ट हो जाएगा। जो मूत्र को सांद्रित करने वाली प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसका अवरोही भाग जल के लिए पारगम्य रहता है, अवरोही नीचे वाला, जबकि आरोही भाग ये लवणों को सक्रिय रूप से बाहर निकालता है, परंतु जल के लिए पारगम्य नहीं है, ऊपर वाला भाग। तो ये क्रिया रहती है और इसमें समीपस्थ और दूरस्थ नलिकाएं हैं जो पुनः अवशोषण में सहायक होती हैं। और इसको अपन लंबा हो जाएगा, डिटेल में देखेंगे। तो गौण कोशिकाओं का क्या कार्य है? गौण सेकेंडरी कोशिकाएं रंध्री संबंधित कार्य में द्वार कोशिकाओं का समर्थन करना। यानी जो रंध्री कोशिका एक तरीके से पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन होता है तो पत्तियों में रंध्र होते हैं, इस रंध्र के दोनों साइड इस टाइप से ये द्वार कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो द्वार कोशिकाओं की सहायता करती है गौण कोशिकाएं, जो रंध्री संबंधित कार्य में द्वार कोशिकाओं का समर्थन करती है। यही है आपकी गौण कोशिकाएं। रंध्र गैसों का आदान प्रदान, वाष्पोत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। कौन सा साइटोस्केलेटन प्रोटीन तंत्री तंतुओं का प्रमुख घटक है जो बड़े अक्ष तंतुओं की क्षमता और अखंडता को बनाए रखने में मदद कर? कहने का मतलब यहाँ पर न्यूरॉन की बात हो रही है। जो तंत्री कोशिका है न्यूरॉन है,
तो कौन सा साइटोस्केलेटन प्रोटीन, प्रोटीन का नाम बताना है जो इस न्यूरॉन का प्रमुख घटक है और बड़े अक्ष तंतुओं जो एक्सॉन अक्ष तंतुओं की क्षमता और अखंडता को बनाए रखता है, तो ये प्रोटीन कौन सा हो जाएगा? विकल्प आपका 1 न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन। न्यूरॉन है तो न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन हो जाएगा। न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन जो साइटोस्केलेटन के मध्य आकार के तंतु हैं जो न्यूरॉन्स में विशेष रूप से पाए जाते हैं। ये लंबी अक्ष तंतुओं की मोटाई और संरचनात्मक अखंडता को बनाए रखने में सहायक है। और बाकी ऑप्शन आप देखेंगे, ट्यूबलिन है, एक्टिन है, केराटिन, इन सभी के अलग अलग कार्य हैं। ट्यूबलिन जो माइक्रोट्यूबल्स हैं, सूक्ष्म नलिकाओं का घटक है जो कोशिका के विभाजन और परिवहन में कार्य करता है। एक्टिन है, ये माइक्रोफिलामेंट्स का हिस्सा है और कोशिका की आकृति और गति में सहायक होता है। केराटिन त्वचा और उपकला कोशिका में पाया जाने वाला मध्य तंतु होता है। तो ये सभी अलग अलग है। संयुक्त सहवनी बंडल को क्या परिभाषित करता है? संयुक्त सहवनी बंडल को क्या परिभाषित करता है? तो ये सहवनी बंडल है तो जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर उपस्थित होते हैं। तो संयुक्त सहवनी बंडल में जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या, एक ही रेडियस पर साथ साथ उपस्थित होंगे। यह संरचना आमतौर पर द्विबीजपत्री पौधों के तनों में पाई जाती है। इसमें जाइलम अंदर और फ्लोएम बाहर की ओर होता है। इसका उद्देश्य पोषण और जल का समन्वित परिवहन, देखिए जाइलम से जल, फ्लोएम से फूड, भोजन का परिवहन होता है। तो ये दोनों एक साथ यानी एक ही रेडियस पर जाइलम और फ्लोएम का पाया जाता है। जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, द्विबीजपत्री यानी जैसे चना आपका द्विबीजपत्री है, डाइकॉट, तो इसके तनों में ये पाई जाती है स्ट्रक्चर। उनके तनों में जाइलम अंदर और फ्लोएम बाहर। जाइलम जल अंदर है और भोजन के लिए बाहर रहेगा एक ही त्रिज्या पर, ठीक है। और इसका उद्देश्य पोषण और जल का समन्वित परिवहन करना। तो यही है संयुक्त सहवनी बंडल, एक साथ दोनों का पाया जाना। एकांतर सहवनी बंडल में जाइलम और फ्लोएम विभिन्न त्रिज्याओं पर होते हैं, एक त्रिज्या पर नहीं होता है। कैम्बियम की उपस्थिति या अनुपस्थिति खुले या बंद बंडल को परिभाषित करती है, न कि संयुक्त को। जाइलम केवल बाहर हो तो वह सामान्य परिभाषा से भिन्न हो जाएगा, ये एक दोषपूर्ण संरचना होगी, जाइलम अंदर होगा। एक बीजपत्री पौधा में प्राय बंद सहवनी बंडल होता है। द्विबीजपत्री तनों में खुले सहवनी बंडल पाए जाते हैं जिसमें कैम्बियम मौजूद होता है। नेक्स्ट सवाल, फॉस्फोडाइएस्टर आबंध की कौन सी विशेषता डीएनए अणु के समग्र ऋणात्मक आवेश में सबसे अधिक योगदान देती है? तो ये फॉस्फेट वर्ग के आयनीय ऑक्सीजन परमाणु। तो एडवांस लेवल के यहाँ पर सवाल पूछे गए हैं। डीएनए अणु के समग्र ऋणात्मक आवेश में सबसे अधिक योगदान देती है कौन सी यहाँ पर विशेषता है? तो ये फॉस्फोडाइएस्टर आबंध की विशेषता पूछी इन्होंने स्पेशली। तो इसकी विशेषता देखिए, एक तो डीएनए अणु के ऋणात्मक आवेश में, उसके बाद फॉस्फोडाइएस्टर आबंध बॉन्डिंग है, उसकी विशेषता अलग से डीप में पूछी है। तो फॉस्फेट वर्ग के आयनीय ऑक्सीजन परमाणु, ये जो स्पेशल विशेषता है ना, यही विशेषता डीएनए अणु के समग्र ऋणात्मक आवेश में सबसे अधिक योगदान देती है। ये विशेषता है किसकी? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग की विशेषता है। इसी विशेषता के कारण डीएनए अणु है वो ऋणात्मक आवेश में अधिक योगदान देता है। तो डीएनए की रीढ़ जो बैकबोन है उसमें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। डीएनए की रीढ़ है, ये बैकबोन है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जिसमें फॉस्फेट समूह होता है। इन समूहों में उपस्थित आयनीय ऑक्सीजन परमाणु नकारात्मक यानी नेगेटिव चार्ज को धारण करते हैं, जिससे डीएनए अणु समग्र रूप से ऋणात्मक हो जाता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे, बाकी ये अन्य ऑप्शन देख सकते हैं क्यों गलत है। राइबोज शर्करा केवल संरचना में भाग लेता है, आवेश प्रदान नहीं करेगा। प्यूरिन के नाइट्रोजन परमाणु बेस पेयरिंग में भाग लेते पर आवेश पर नहीं है। तो आवेश के लिए जो प्रमुख विशेषता है वो फॉस्फेट वर्ग का ही है। नेक्स्ट देखते हैं, बाकी डीएनए की ऋणात्मकता नेगेटिविटी है ना, उसे हिस्टोन जैसे धनावेशी प्रोटीन से बॉन्ड बनाने में सहायक होती है। डीएनए की ऋणात्मकता, ये गुण विद्युत अपघटन तकनीक में डीएनए को गति देने में सहायक है। नेक्स्ट आपका एल्वियोली में गैस विनिमय की दक्षता मुख्य रूप से किस संरचनात्मक विशेषता के कारण होती है? तो एल्वियोली यानी अपने लंग्स का ये पार्ट है एल्वियोली, इसमें गैस विनिमय की दक्षता मुख्य रूप से किस संरचनात्मक गैसों का आदान प्रदान। तो एल्वियोली में ऐसा क्या विशेषता होती है जो गैसों के आदान प्रदान के लिए आवश्यक है मुख्य रूप से? तो पतली वायुकोशीय केशिका अवरोध के साथ यहाँ पर संयुक्त बड़ा सतत क्षेत्रफल रहेगा एल्वियोली में, ताकि गैसों का आदान प्रदान हो सके। एक तो पतली वायुकोशीय केशिका रहेगी,
पतली वायु केशिका का अवरोध और साथ में एक बड़ा क्षेत्र रहेगा ताकि गैसों का आदान प्रदान हो सके। तो एल्वियोली की दीवारें बहुत पतली और इसमें घनी कोशिकाएं होगी। दीवार पतली तो होगी, साथ साथ में कोशिकाएं बहुत ज़्यादा, जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तेजी से आदान प्रदान होगा। ज़्यादा कोशिका, बहुत तेजी से आदान प्रदान होगा और सतह क्षेत्रफल ज़्यादा है और पतला अवरोध कम है। गैस विनिमय की दक्षता को अत्यधिक बढ़ा देता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक मानव फेफड़े में लगभग कितने एल्वियोली होती है? 300 मिलियन और सतह क्षेत्रफल 70 वर्ग मीटर होता है, जो टेनिस कोर्ट जितना है। देख सकते हो कितना बड़ा यहाँ पर क्रिया होती है विसरण की। डीएनए पॉलीमरेज डीएनए प्रतिकृति के दौरान न्यूक्लियोटाइड्स इसके योजन को उत्प्रेरित करता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य है टेम्पलेट के पूरक नए डीएनए रज्जु को संश्लेषित करना। देखिए, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए प्रतिकृति में मुख्य भूमिका है। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड को पढ़ता है और इसके पूरक न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर नया डीएनए रज्जु बनाता है। ये 5 से 3 मिनट दिशा में कार्य करता है। तो डीएनए से सवाल ज़्यादा ही पूछे। डीएनए और आरएनए के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन देखेंगे, इसमें सत्य स्टेटमेंट की बात करेंगे तो विकल्प 2 है। आरएनए उत्प्रेरकी कार्यों सहित कई कार्य करता है। वायरस में डीएनए मौजूद नहीं होता है। डीएनए केवल संदेशवाहक अणु के रूप में कार्य करता है। ये सभी गलत है, केवल नहीं है, और भी कार्य। आरएनए सभी सजीवों में केवल आनुवांशिक पदार्थों के रूप में कार्य करता है। अब इन ऑप्शंस का खंडन करें तो आरएनए बहुकार्यात्मक अणु है। जैसे आप देखते हो मैसेंजर आरएनए जो संदेशवाहक है और जो ट्रांसफर के लिए टीआरएनए है, और आरआरएनए है जो संरचना के लिए। तो ये आरएनए बहुकार्यात्मक, इसके अलग अलग कार्य, संदेशवाहक का, स्थानांतरण का, संरचना देने का। इसके अलावा कुछ आरएनए अणु उत्प्रेरकी के रूप में भी कार्य करते हैं, उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करते हैं। तो ये जो डीएनए और आरएनए के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो आरएनए उत्प्रेरकी कार्यों सहित कई कार्य करता है। उत्प्रेरक का कार्य करता है, बाकी स्थानांतरण का करता है, संदेशवाहक का, संरचना का, ये कार्य भी आरएनए करता है। तो ये ऑप्शन सही है। अन्य ऑप्शन जैसे कुछ वायरस में डीएनए होता है, ये बोल रहा वायरस में डीएनए मौजूद नहीं होता, लेकिन कुछ वायरस में होता है, जैसे हर्पिस वायरस में। डीएनए स्थायी आनुवांशिक पदार्थ है, एमआरएनए ही संदेशवाहक होता है। तो ये कहा ना कि डीएनए केवल संदेशवाहक अणु के रूप में कार्य करता है। संदेशवाहक अणु एमआरएनए होता है। डीएनए स्थायी आनुवांशिक पदार्थ है। आरएनए सभी सजीवों में आनुवांशिक पदार्थ नहीं है। डीएनए प्रमुख होता है आनुवांशिक, आरएनए नहीं होता, ध्यान देना। आरएनए इंटरफेरेंस तकनीक जीन साइलेंसिंग में प्रयुक्त होती है। रेट्रोवायरस जैसे एचआईवी में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है, ध्यान देना। आरएनए राइबोसोम की संरचना और कार्य दोनों में भाग लेता है। नेक्स्ट वन, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकाओं में आरएनए अणुओं की कार्यात्मक विविधता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है? रिपीटेड रूप से यहाँ पर डीएनए आरएनए की क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कोशिकाओं में आरएनए अणुओं की कार्यात्मक विविधता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला स्टेटमेंट कौन सा है? ये स्टेटमेंट है अनुकूलक, संरचनात्मक और उत्प्रेरक अणुओं के रूप में कार्य करने की उनकी क्षमता। तो एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए ये सभी अलग अलग कार्य करते हैं, इसलिए आप कहेंगे अनुकूलक, संरचनात्मक और उत्प्रेरक अणुओं के रूप में कार्य करने की यहाँ पर उनकी क्षमता है आरएनए की, जो एम का मतलब संदेशवाहक, टीआरएनए यानी अनुकूलक है, आर यानी संरचनात्मक है, और इसके अतिरिक्त यहाँ पर राइबोजाइम्स जो उत्प्रेरक है वो भी काम करता है। तो ये बहुकार्यात्मकता के कारण आरएनए की कार्यात्मक विविधता उच्च होती है। अगला यहाँ पर आप देखेंगे तो ऊपर ही एक सवाल में आपको मेंशन किया था कि आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल होता है कम ऊर्जा के लिए। आरएनए वायरसों में आनुवांशिक पदार्थ होता है और आरएनए तकनीकी जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करते हैं, आरएनएआई। और बाकी यहाँ पर आप अन्य ऑप्शन देखेंगे, केवल कुछ आरएनए द्विलड़ी संरचना बनाते हैं, ये विविधता का आधार नहीं है। तो जो ऑप्शन में दे रखा था कि कुछ आरएनए द्विलड़ी संरचना बताते हैं, तो ये विविधता का आधार नहीं है। और नेक्स्ट यहाँ पर परिधीय तंत्रिका तंत्र में अविवाहित तंत्रिका निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्राहियों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक संवेदी सूचना प्रेषित करना। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और एक आपका होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से कौन जुड़ा होता है? मस्तिष्क होता है और आपका मेरुरज्जु होता है, यानी स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है, मेरुरज्जु। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु है, ये आपकी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हैं। वो पूरा शरीर को आपके आवेग होते हैं, संदेश होते हैं,
उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ये पूरा कंट्रोल करता है मस्तिष्क मेरुरज्जु। मेरुरज्जु आपको पता है प्रतिवर्ती चाप है, प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं जो तुरंत क्रियाएं होती हैं मस्तिष्क तक भेजे बिना पहले ही उन पर एक्शन ले लेना, ये मेरुरज्जु का काम और रहता है। बाकी जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसमें दो चीज़ें होती हैं, दो तंत्रिकाएं होती है, कपाली तंत्रिका होती है, एक मेरु तंत्रिका होती है। कपाली तंत्रिका है जो अपने कपाल यानी अपने चेहरे से जुड़ी हुई होती है, जैसे नाक है इसको कंट्रोल करेगी, कानों को करेगी, आँखों को करेगी, जीभ को करेगी, चेहरे को करेगी, इनको कपाली तंत्रिकाएं, जिसको इसमें होती है 12 जोड़ी, ठीक है, 12 जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं होती हैं। उसके बाद आप देखेंगे ये आपका परिधि तंत्रिका तंत्र में एक मेरु तंत्रिका भी होती है, स्पाइनल नर्व भी होती है। तो मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है 31 जोड़ी होती है। जो शरीर के अन्य हिस्से हैं, अन्य अंग है, जैसे त्वचा है, आपकी पेशी है, इन सभी को नियंत्रित करती है और इन सभी को मस्तिष्क से जोड़ती है। कहने का मतलब परिधि तंत्रिका तंत्र है, शरीर के अन्य पार्ट को ब्रेन से, मेरुरज्जु से किस प्रकार कनेक्ट करेंगे, ये परिधि तंत्रिका तंत्र का कार्य है। तो इसका मुख्य कार्य हो जाएगा जो रिसेप्टर है, ग्राही है, जहाँ से सूचना आनी है वहाँ से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक संवेदी सूचना प्रेषित करना। तो सूचनाओं को ग्राहियों से, रिसेप्टर से केंद्रीय सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक सूचना को भेजना, शरीर के बाकी हिस्सों से किस प्रकार मस्तिष्क तक सूचना प्रेषित की जाएगी, संवेदी सूचना, वो कार्य है परिधीय तंत्रिका तंत्र में अभिवाही तंत्रिका का। तो अभिवाही जो एफरेंट तंत्रिकाएं ग्राहियों से संदेश, जो संकेत हैं, संवेदी संकेत हैं, वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती हैं और ये सीएनएसओ को पर्यावरण के बारे में जानकारी देती हैं। तो रिसेप्टर से, ग्राही से, जैसे कि आपके हाथ की चोट आई है, चोट आ रही है और ये सूचना कौन देगा, अभिवाही तंत्रिकाएं मस्तिष्क को भेजेगी सूचनाएं। अब मस्तिष्क से वापस आएगा ना कमांड कि भाई चोट आ रही है, हाथ को हटा दो, वो आपकी प्रभावी तंत्रिकाएं लेकर आएगी उस संदेश को, जो मोटर का काम करेगी, यानी एक्शन करने का काम करेगी, हाथ हटाने का, वो प्रभावी तंत्रिकाएं मोटर कहलाती है, अभिवाही तंत्रिकाएं सेंसरी कहलाती है। परिधि तंत्रिका तंत्र दो भागों में बटा है, एक आपका अभिवाही, एक आपका प्रभावी। तो ग्राही से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक संदेश का जाना अभिवाही से जाता है और सीएनएस से वापस ग्राही तक आना ये आपकी प्रभावी तंत्रिकाओं के द्वारा आता है। नेक्स्ट, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए में जो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इसके एक लंबे बाहुलक के रूप में डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स का जो बाहुलक है, इसमें डीएनए का उल्लेख किस संरचनात्मक विशेषता को दर्शाता है? तो इसमें हो जाएगा आपका ये एक शर्करा फॉस्फेट बेस और नाइट्रोजनी क्षारों से बना है। ये शर्करा फॉस्फेट बेस है और नाइट्रोजनी क्षार है, ये मिलकर बनाता है पूरा बहुलक डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए एक लंबा बहुलक है, काफ़ी यहाँ पर मोनोमर्स है, वो कनेक्ट होकर पॉलीमर बना है। और इस बहुलक में कौन कौन जुड़े हैं, एक तो आपका डीऑक्सी राइबोज जो आपका शर्करा है, डीएनए है ना, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो डीऑक्सी राइबोज है, ये तो आपका शर्करा है। और फॉस्फेट और नाइट्रोजनी क्षारक, इनसे मिलकर बना है डीएनए। फॉस्फेट नाइट्रोजन क्षारक में आपके एटीजीसी, आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें देखी है। ये संरचना इसकी स्थायित्व और आनुवांशिक जानकारी संग्रह की क्षमता को दर्शाती है। ये हाइड्रोजन बंध द्विश्रृंखला में क्षारकों के बीच होते हैं, बैकबोन में नहीं होते। एक ऑप्शन में था उसमें अनेक स्वतंत्र लघु श्रृंखलाएं होती है, हालांकि डीएनए में 2 लंबी श्रृंखलाएं होती है, स्वतंत्र लघु नहीं होती है। अधिकांश यूकैरियोटिक डीएनए रेखिक होता है और आपके ऑप्शन में वर्तीय दे रखा था जो गलत हो जाएगा। और मानव में बात करेंगे तो डीएनए में 3.2 अरब जो बेस पेयर्स है वो है, ये डबल हेलिक्स संरचना वाला होता है। नेक्स्ट देखते हैं, तने पर स्थित त्वचा रोम यानी ट्राइकॉम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तने पर जो ट्राइकॉम है, त्वचा रोम है, उससे संबंधित करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो ये केवल जड़ों में मौजूद है, तने पर स्थित है तो जड़ों में मौजूद है, ये कहाँ से करेक्ट हो जाएगा? वे बहुकोशिकीय होते हैं और स्रावी हो सकते हैं, बिल्कुल, त्वचा रोम बहुकोशिकीय और स्रावी, क्योंकि रोम है तो यहाँ पर स्राव तो होगा, तो स्रावी हो सकते हैं। ये कभी भी जल प्रतिधारण में कार्य नहीं करते हैं, ये सदैव अशाकित और एक कोशिकीय होते हैं, ऐसा नहीं है, बहुकोशिकीय और स्रावी हो सकते हैं, ये करेक्ट हो जाएगा ट्राइकॉम के रिगार्डिंग। ट्राइकॉम एपिडर्मिस से उत्पन्न संरचनाएं जो तनों पर पाई जाती हैं, बहुकोशिकीय भी हो सकती है और कुछ विशेष प्रकार स्रावी भी होते हैं जो रक्षा में सहायक होते हैं। तो ट्राइकॉम तने पर होते हैं, न कि जड़ों पर।
कुछ ट्राइकॉम जल संरक्षण में सहायक होते हैं, जो दे रखा था ऑप्शन में नहीं होते हैं। वे एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, लेकिन सदैव नहीं है कि हमेशा एक कोशिकीय ही होगा। ट्राइकॉम पौधों में जिस प्रकार पत्तियों में रंध्र होते हैं जो वाष्पोत्सर्जन है गैसों के आदान प्रदान करने का काम करते हैं, तो इसी प्रकार जो तने में ट्राइकॉम है वो भी वाष्पोत्सर्जन कम करने में मदद करता है। ये शारीरिक व रासायनिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। कुछ ट्राइकॉम चिपचिपे स्राव उत्पन्न करते हैं जो कीटों को रोकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव स्वपोषी विषमपोषी मोड दोनों प्रकार के पोषण प्रदर्शित करता है? स्वपोषी और विषमपोषी मोड दोनों पोषण, तो इनमें से आपका हो जाएगा युग्लिना। युग्लिना करेक्ट हो जाएगा। एक कोशिकीय जीव है जो प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोप्लास्ट के द्वारा स्वपोषी पोषण करता है, और जब प्रकाश नहीं होता तो अंधेरे में अन्य जीवों को निगलकर ये विषमपोषी करता है। तो दोनों चीज कर रहा है युग्लिना। तो आप कहेंगे यहाँ पर कि विषमपोषी और स्वपोषी दोनों मोड पर पोषण प्रदर्शित करता है। प्लाज्मोडियम पूर्णतः परपोषी है, पैरासाइट है। प्लाज्मोडियम परजीवी, परपोषी। अमीबा केवल विषमपोषी होता है जो एक कोशिकीय, और पैरामीशियम भी केवल विषमपोषी होता है। युग्लिना में क्लोरोफिल पाया जाता है, सो ये दोनों व्यवहार दर्शाता है। हृदय चालन तंत्र, कार्डिक कंडक्शन सिस्टम, हृदय चालित तंत्र, इसमें किस संरचना को प्रत्येक हृदय स्पंद को प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी पेसमेकर के रूप में मान्यता प्राप्त है? पेसमेकर के रूप में मान्यता प्राप्त है किस संरचना, कौन सी संरचना है? तो ये आपके हो जाएगी कोट्रालिंद एसे नोड। ये आपका करेक्ट है विकल्प 3। कोट्रालिंद एसे नोड कह सकते हो आप इसे। तो ऐसे नोड, जैसे आप हिंदी में बोले तो कोट्रालिंद ऐसे को, ऐसे नोड हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर होता है। हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर जो स्वतः स्फूर्त रूप से विद्युत आवेग उत्पन्न करता है। पेसमेकर पोटेंशियल विद्युत आवेग जो उत्पन्न करता है, और हर हृदय स्पंद, हृदय की जो धक धक धड़कन है, तो हर हृदय स्पंदन की शुरुआत करता है वो पेसमेकर। तो ये ऐसे नोड के द्वारा की जाती है। ये दाएं आलिंद की दीवार पर स्थित होता है। तो ये कोटर आलिंद, दाएं आलिंद की दीवार पर होता है ऐसे नोड। पुरकिंजे तंतु आवेग को वेंट्रिकल्स में फैलाते हैं, शुरुआत नहीं करते हैं। हिंज तंतु ऐसे और एवी नोड को जोड़ते हैं। एवी नोड ऐसे नोड से आवेग प्राप्त करता है। तो ऐसे नोड करेक्ट हो जाएगा जो हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर हो जाएगा। और ये हृदय जो स्पंद है, हृदय की जो धड़कन है, बीट है, इसको प्रारंभ करने का काम करता है ऐसे नोड। ठीक है। सामान्य हृदय की गति होती है 72 स्पंद प्रति मिनट है। ऐसे नोड का कार्य ऑटोरिदमिक होता है। ईसीजी में पी वेव ऐसे नोड की गतिविधि दर्शाती है। तंत्रिका आवेगों को संचालित करने में, तंत्रिका आवेग हैं एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, उसमें अंतर्ग्रथन प्रभाविता यानी सिनेप्सेज इफेक्टिवनेस सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो जो अपना तंत्रिका है, न्यूरॉन है, और उसका जो लास्ट पार्ट है एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, और यहाँ से जो आवेग रहता है जब दूसरे न्यूरॉन के, ये जो दूसरा न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट में प्रवेश करता है, इस बीच जो बीच का स्थान है ना, वो होता है सिनेप्स। तो इसी सिनेप्स इफेक्टिवनेस के बारे में बात हो रही है। ये तंत्री प्रेषी की सांद्रता और पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली में ग्राहियों की संख्या के द्वारा निर्धारित होता है। किसका इफेक्टिवनेस प्रभाविता किस पर डिपेंड करेगी? तंत्री प्रेषी की सांद्रता और पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली में ग्राहियों की संख्या के बेस पर। सिनेप्स की दक्षता मुख्य रूप से साइनेप्टिक क्लैप्ट में छोड़े गए तंत्री प्रेषक की मात्रा, कितना प्रेषक है, कितना आवेग है, और पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर, और वापस कितना उसको ग्रहण किया जाएगा, रिसेप्टर की संख्या पर डिपेंड करती है। माइलिन तंतु पर आवेग की गति बढ़ाता है और सिनेप्टिक दक्षता पर नहीं है। डेंड्राइटिक लंबाई नेटवर्किंग में सहायक है पर प्रभावित का मुख्य कारक नहीं है। तंत्रिकाक्ष का व्यास आवेग गति प्रभावित कर सकता है, साइनेप्स। एंजाइम क्रिया के प्रेरित फिट मॉडल, इंड्यूस्ड फिट मॉडल के अनुसार क्रियाधार बंधन एक सनूपीय परिवर्तन को प्रेरित करता है जो उत्प्रेरण के लिए सक्रिय स्थल को अनुकूलित करता है। क्रियाधार बंधन प्रेरित फिट मॉडल के अनुसार एंजाइम का सक्रिय स्थल क्रियाधार से संपर्क करने पर, एंजाइम का जो सक्रिय स्थल है वो जब क्रियाधार से संपर्क करेगा तो अपनी आकृति में परिवर्तन, चेंजेस लाएगा, जिससे जो उत्प्रेरण की क्रिया है वो अधिक सटीक और कुशल हो जाती है। तो उत्प्रेरक है, उत्प्रेरण है, अभिक्रिया की दर है, वो अच्छे वे से काम करने लग जाती हैं। जब प्रेरित फिट मॉडल ये कहता है कि एंजाइम का सक्रिय स्थल है, जहाँ पर एंजाइम कार्य कर रहा है उसका स्थल सक्रिय स्थल है, कितना पार्ट एंजाइम का सक्रिय है वो भाग
क्रियाधार से, जैसे ही अभिकारक क्रियाधार से संपर्क करेगा ये एंजाइम, तो अपनी आकृति में ये चेंजेस लाता है ताकि अच्छी कुशलता से ये उत्प्रेरण हो सके। तो एंजाइम में परिवर्तन अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता। बिना रूपांतरण के बंधन संभव नहीं है, परिवर्तन होगा आकृति में। सक्रिय स्थल बिना बदले क्रियाशील नहीं होता है। तो ये मॉडल हैं, ये कोस्टलैंड के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ये पुराने लॉक एंड की मॉडल की तुलना में अधिक स्वीकृत हैं। सक्रिय स्थल लचीला होता है, कठोर नहीं होता है। अगला सवाल है, प्राणी संपोषण होलोजोइक न्यूट्रिशन में जटिल प्राणियों के लिए प्रथम महत्वपूर्ण चरण क्या है? तो वो हो जाएगा आपके अंतर्ग्रहण। प्राणी संपोषण में जटिल प्राणियों के लिए प्रथम महत्वपूर्ण चरण है अंतर्ग्रहण, यानी ग्रहण करना। तो जो होलोजोइक पोषण होता है, प्राणी संपोषण होता है, इसमें सबसे पहला चरण होता है अंतर्ग्रहण, जिसमें भोजन को मुख्य द्वारा शरीर में लिया जाता है। वो होलोजोइक पोषण है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अंतर्ग्रहण करेंगे भोजन को, यानी मुंह में भोजन को ग्रहण करेंगे भोजन को। तो शरीर में पहले मुख्य द्वारा शरीर में ये भोजन लिया जाएगा, वही अंतर्ग्रहण है। आगे फिर ये ग्रसनी, गर्शिका, छोटी आंत, बड़ी आंत होता हुआ चलता है। आगे पाचन, उसका अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है, बाह्यक्षेपण है जो निष्कासन हो जाता है। ये सभी स्टेजेस रहती हैं होलोजोइक पोषण में। तो पहली स्टेज है अंतर्ग्रहण, उसके बाद सेकेंड स्टेज है वो आमाशय में जाएगा तो उसका पाचन होगा, छोटी आंत में जाएगा तो उसका पाचन होगा, और छोटी आंत में ही उसका अवशोषण होता है, उसका स्वांगीकरण होता है। यानी जो अच्छे पोषक तत्व हैं, जो ग्लूकोज हैं, एमिनो एसिड है, ग्लिसरॉल है, ये सभी एब्जॉर्ब किए जाएंगे। स्वांगीकरण ये पूरी क्रिया कहलाएगी। किस प्रकार छोटी आंत के जो रसांकुर हैं, जो दृग्रोम है, उसके द्वारा ब्लड में ये सभी पोषक तत्व हैं वो जाएंगे, वो स्वांगीकरण है। और जो भोजन नहीं पचेगा, जो अवशोषित नहीं होगा छोटी आंत में, फिर वो बड़ी आंत में चला जाएगा। तो वो वृद्धांत्र में जल और लवण का अवशोषण हो जाता है, बाकी मल के रूप में मलाशय में चला जाता है। तो ये सभी स्टेजेस रहती हैं। तो पहले स्टेजेस आप देखेंगे, मानव पाचन में 5 प्रमुख चरण हैं, जिसमें अंतर्ग्रहण प्रथम हो जाएगी, उसके बाद पाचन है, फिर एब्जॉर्प्शन है, उसके बाद जो आत्मसात्करण है, जैसे आप स्वांगीकरण बोल रहे हो, अवशोषित पोषक तत्वों का शरीर के अन्य भाग में जाना और उसका उपयोग हो, काम में आ रहे हैं भाई आत्मसात्करण या स्वांगीकरण। उसके बाद उत्सर्जन है, जो अपचित भोजन है उसका निष्कासन। ये 5 स्टेज है। जठरांत्र पथ में मुख्यतः किस प्रकार के पेशी तंतु पाए जाते हैं और उसके संकुचन की मुख्य विशेषता क्या होती है? जो भोजन के पाचन में भोजन मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो वो पूरा जो पथ है उसमें जो पेशी तंतु पाए जाते हैं, यहाँ पर जो पेरिस्टिक मूवमेंट गति हो, तो इस पेशी तंतु है उसकी मुख्य विशेषता क्या है? तो जब ये संकुचन होगा तो ये किस प्रकार के पेशी तंतु होते हैं? चिकनी पेशी तंतु मंद और अविरत अनिच्छिक संकुचन करती है। चिकनी होते हैं ये, धीमे धीमे बिना रुके अनिच्छिक रूप से ये संकुचन करेंगे और इस गति को कहा जाता है पेरिस्टलेसिस। यानी ये जो संकुचन की गति रहेगी इस प्रकार, ताकि भोजन आगे मूवमेंट कर पाए। और ऑप्शन में कंकाली पेशियाँ दे रखा है, जो पाचन में नहीं होती। रेखित पेशियाँ कंकाल में होती हैं, ये सभी हृदय पेशी हृदय में होती है, पाचन में नहीं होती है। और पेरिस्टलेसिस प्रक्रिया भोजन को आगे बढ़ाती है। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति में पित्त वाहिनी का अवरुद्ध होना संभवतः किस विटामिन की कमी में सर्वाधिक होता है? पित्त वाहिनी, जो यकृत से पित्रस है, उसकी फिर आगे वाहिनी है, वो आगे नहीं आ पाएगा पित्रस से, और पित्रस आपको पता है वसा का पाचन करता है। तो पित्त वाहिनी का अवरुद्ध होना संभवतः किस विटामिन की कमी में सर्वाधिक होता है? तो कौन सा विटामिन अपने शरीर में कमी हो जाए तो ये पित्त वाहिनी अवरुद्ध हो जाएगी? तो विटामिन B12, जो ऑप्शन में रेलवे ने इसको करेक्ट माना है, हालांकि ये उत्तर गलत है। विटामिन ए करेक्ट हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से ये पित्त वाहिनी है, ये रुक जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। तो एक अवरुद्ध पित्त वाहिनी शरीर की वसा को अवशोषित करने की क्षमता को गंभीर रूप से बाधित करेगी, जिससे सीधे और सबसे महत्वपूर्ण रूप से वसा घुलनशील विटामिनों की कमी होती है। प्रदान किए गए विकल्पों में से विटामिन ए निस्संदेह वह विटामिन है जिसकी पित्त वाहिनी अवरुद्ध व्यक्ति में कमी होने की सबसे अधिक संभावना है, क्योंकि यह अवशोषण के लिए पित्त पर पूरी तरह निर्भर करता है। जल घुलनशील विटामिन B12 C सीधे प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि वो जल में घुलनशील होते हैं। तो ऑप्शन में आपको पता है विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है ये सभी।
विटामिन ए है वो वसा में घुलनशील है, और आपको पता है पित्तरस है ये वसा से जुड़ा हुआ, वसा का पाचन करता है, तो विटामिन ए करेक्ट होना चाहिए। पित्त वसा के पाचन में सहायक हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। विटामिन ए डी ई के वसा में विलय होते हैं। पित्त लीवर द्वारा उत्पादित पित्ताशय में संग्रहित होता है, और लीवर से ही शरीर में विष आ जाता है, जहर आ जाता है, उसको भी पाचन करने में ये सहायक, उसको भी बैलेंस करने में ये महत्वपूर्ण योगदान देता है। पित्त उत्पादन में कमी वाले रोगी को किसके अवशोषण में कमी का सामना करना पड़ता है? देखिए नीचे इन्होंने सवाल दे दिया। पित्त उत्पादन में कमी वाला रोगी है तो उसको कौन से विटामिन अवशोषण में कमी का सामना करना पड़ेगा? अब पित्त उत्पादन नहीं हो रहा है तो वसा कहाँ से पाचित होगी? वसा का पाचन होगा नहीं भाई। वसा वशीय अम्ल में जो पाचन होता है, वशीय अम्ल और ग्लिसरॉल में, जब पित्त रस नहीं होगा तो वसा का पाचन नहीं होगा। वसा का पाचन नहीं होगा तो वसा में घुलनशील विटामिन कैसे हो जाएंगे? वसा ही नहीं रहेगी तो वसा में कैसे विटामिन रहेंगी? तो वसा में घुलनशील नहीं रहेंगे तो वो विटामिन टिक ही नहीं पाएंगे शरीर में। तो वसा विलय विटामिनों की कमी का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, द्विबीजी मूल में जाइलम और फ्लोएम के बीच कौन से उत्तक पाए जाते हैं? द्विबीजी मूल में जाइलम और फ्लोएम के बीच में संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू। द्विबीजपत्री जड़ों में जाइलम और फ्लोएम के बीच कैम्बियम जैसे संयोजी उत्तक पाए जाते हैं जो माध्यमिक वृद्धि में सहायक होते हैं। त्वचा रोम बाह्य त्वचा पर होते हैं, सेवनी उत्तक में नहीं होते हैं। सहायक कोशिकाएं फ्लोएम के पास होती है पर जड़ के संदर्भ में करेक्ट नहीं है। द्वार कोशिकाएं पत्तियों के रंध्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर बाकी द्विबीजपत्री जड़ में सेवनी मंडल विकिरणीय होते हैं। प्लाज्मोडियम का कौन सा अद्वितीय गुणधर्म मलेरिया को आवधिक ज्वर वाला एक चक्रीय रोग बनाता है? तो प्लाज्मोडियम का कौन सा गुणधर्म है जो मलेरिया को बार बार आवधिक ज्वर वाला एक चक्रीय रोग बनाता है? तो उसमें आरबीसी संविदार और प्रत्येक कुछ दिनों में आविष मोचन। कहने का अर्थ ये हुआ कि प्लाज्मोडियम, आपको पता लीवर से जब आरबीसी में जाता है लाल रक्त कोशिकाओं में, तो वहाँ गुणन करता है, मल्टीप्लाई करेगा और कोशिका को फोड़ देगा। कोशिका को फोड़ेगा तो वहाँ से विषाक्त पदार्थ निकलेंगे बाहर। ये प्रक्रिया हर 48 से 72 घंटे में रिपीट होती है, जिससे आवधिक बुखार आता है। हर 1 से 2 दिन बाद दोबारा बुखार आता है। वापस कोशिका को फोड़ेगा, विषाक्त पदार्थ बाहर निकलेंगे, तो ये रिपीट होती है प्रक्रिया हर 48 से 72 घंटे में। तो ये आरबीसी संविदार है, आरबीसी को फोड़ देगा और प्रत्येक कुछ दिनों में आविष, ये जो विष है इसका विषाक्त पदार्थ इसका मोचन करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है कि मच्छर से, मच्छर केवल संक्रमण का माध्यम है, चक्रीय नहीं है। मच्छर तो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं इसको, प्लाज्मोडियम को। यकृत संक्रमण से बुखार नहीं आता है, यकृत के बाद जब ये आरबीसी में जाता है तभी ये बुखार आता है। अमाशय की मुख्य कोशिकाओं द्वारा स्रावित कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन को प्रारंभ करने के लिए महत्वपूर्ण है? आपको पता है अमाशय में जो प्रमुख रूप से आपके 3 प्रमुख स्राव होते हैं, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एक आपका श्लेष्मल होता है, म्यूकस श्लेष्मल, और एक आपका जो पाचक रस है, पाचक रस। इन पाचक रस की बात हो रही है और ये पूछा जा रहा है कि प्रोटीन के पाचन को प्रारंभ करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण है? तो वो प्रोटीन के पाचन के लिए है पेप्सिनोजन, पेप्सिन में रूपांतरित गैस्ट्रिक लाइपेज, ट्रिप्सिनोजन और एमाइलेज। इन सभी के बारे में बात करें तो गैस्ट्रिक लाइपेज वसा पर कार्य करता है, प्रोटीन पर नहीं। ट्रिप्सिनोजन अग्नाशय से स्रावित होता है, अमाशय से नहीं। एमाइलेज स्टार्च पर कार्य करता है, न कि प्रोटीन पर। एमाइलेज है ये स्टार्च का पाचक, शुगर पर काम करेगा, प्रोटीन पर नहीं करेगा। HCl पेप्सिल को सक्रिय करने में सहायक है, बिल्कुल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो भोजन के साथ यदि सूक्ष्म जीव आ जाते हैं उनको तो नष्ट करता ही है, साथ साथ अन्य जो पाचक रस है उनको सक्रिय करता है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है। मानव जीनोम के पूर्ण अनुक्रमण ने किसके प्रारंभ को चिन्हित किया है? तो वो हो जाएगी जीनोमिकी। जैसे ही मानव जीनोम का पूर्ण अनुक्रमण हुआ वहाँ से जीनोमिक्स की शुरुआत हुई, जीनोमिक्स की। मानव जीनोम परियोजना के तहत 2003 में पूर्ण DNA अनुक्रम प्राप्त हुआ, पूरा का पूरा, जिससे जीनोमिकी नामक डिसिप्लिन, नई जो ब्रांच है उसका विकास हुआ, जो जीनों के कार्य, संरचना और आपसी संबंध का अध्ययन करती है। प्रतिरक्षा विज्ञान प्रतिरक्षा प्रणाली का अध्ययन करता है। कोशिका अनुवंशिकी, क्रोमोसोम्स का अध्ययन करता है। संरचनात्मक जीव विज्ञान प्रोटीन और जैव अणुओं की 3D संरचना पर केंद्रित है। मानव जीनोम का जब बैश पैश का सारा काम पता चल गया उसके बाद ये जीनोमिकी का प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में कौन सी प्रमुख घटना लाल रक्त कोशिकाओं के संविदारण का कारण बनती है?
तो यहाँ पर जब यकृत में ये खंडजाणु या फिर मीरोजाइट परिपक्व हो जाते हैं तो वो प्रवेश करते हैं आरबीसी में। तो आरबीसी के अंदर ये मीरोजाइट की परिपक्वता और गुणन मल्टीप्लाई करेंगे अपने आप को, तब ये आरबीसी लाल रक्त कोशिकाओं के संविदारण का मतलब यानी जो मलेरिया परजीवी है उसमें अलैंगिक जनन होता है और उसकी देखिए बाहरी लेयर एक ही रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर अलैंगिक जनन से कोशिका का विभाजन होता है और बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं, इतने केंद्रक बन जाते हैं कि अंततः ये कोशिका फट जाती है। ये क्रिया रहती है संविदारण की। अब पूरा यहाँ पर बार बार ये सवाल आ रहा, लगभग 3 से 4 बार रिपीट हो गया। आपको बताता हूँ, जैसे ही एक मच्छर, जैसे मादा एनाफ्लीज मच्छर है, संक्रमित मच्छर है, उसके अंदर प्लाज्मोडियम से संक्रमित है, वो किसी व्यक्ति को काटा तो उस मच्छर को काटने से प्लाज्मोडियम उस व्यक्ति के ब्लड में चला जाएगा और ब्लड कहाँ पर जाएगा? सीधा लीवर में जाएगा, यकृत में जाएगा। अब जब मच्छर ने काटा और मच्छर से प्लाज्मोडियम आपके ब्लड में जा रहा है, लीवर में जा रहा है, उस केस में उसमें जो पहला शरण होगा ना वो स्पेरोजोइट होगा। एक सवाल में आया भी था स्पेरोजोइट है जब प्लाज्मोडियम आपके ब्लड से होता हुआ लीवर में जा रहा है तो वो स्पेरोजोइट के फॉर्म में है। अब स्पेरोजोइट क्या करेगा? जैसे ही लीवर में जाएगा अपने आप का गुणन करना स्टार्ट कर देगा, वहाँ पर कोशिकाओं में ये स्पेरोजोइट फैलना स्टार्ट करेगा और जब ये मीरोजोइट में कन्वर्ट हो जाएगा तो मीरोजोइट में फिर वो परिपक्व हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा मीरोजोइट बन जाएंगी तो लीवर की कोशिकाएं फट जाएगी। लीवर की कोशिकाएं फटेगी तो ये मीरोजोइट बाहर निकलेंगे और लीवर से सीधा ही वापस ब्लड में आ जाएंगे। ब्लड में आने का मतलब ये आरबीसी में आ जाएंगे। अब आरबीसी में ये मीरोजोइट है और ज़्यादा गुणन करेंगी, इतना गुणन करेंगी दोबारा आरबीसी की कोशिकाओं में ये संविदारण हो जाएगा, इतना अलैंगिक रूप से जनन करके कोशिका को विभाजित कर देंगे कि आरबीसी भी फट जाएगी। अब आरबीसी फटेगी, उस केस में आपके लक्षण आएंगे बुखार का, यानी वहाँ पर पूरा जहर बाहर निकल गया है, तब आपको बुखार आने वाला है। जैसे कि स्पेरोजोइट जब लीवर में रहा ना, 1 वीक लग जाता है, पता ही नहीं चलता है कि आपके ऊपर मलेरिया का संक्रमण है, आपके अंदर मलेरिया का संक्रमण है, प्लाज्मोडियम है। 1 वीक तक तो वो किस में? लीवर में रहता है, जब स्पेरोजोइट मीरोजोइट में कन्वर्ट होते हैं और मीरोजोइट परिपक्व होकर लीवर से बाहर निकलती हैं, लीवर की कोशिकाएं फटती हैं, तब वो वापस आरबीसी में आएगी और आरबीसी की कोशिकाएं फटेगी, तब लक्षण आएंगे बुखार की। तो ये पूरी प्रोसेस रहती है। तो आरबीसी के अंदर जो मीरोजोइट की परिपक्वता और गुणन होगा ना, और आरबीसी के अंदर जब गुणन होगा तभी यहाँ पर संविदारण का कारण बनती है, कोशिकाओं का फटने का कारण बनती है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए को सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ बनाता है? डीएनए सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ क्यों हैं? क्योंकि इसका है डबल हेलिक्स मॉडल। इसकी संरचना द्विकुंडलिनी संरचना होती है। डीएनए की दोहरी कुंडली संरचना हाइड्रोजन बंधों द्वारा स्थिर होती है, बॉन्डिंग हाइड्रोजन, और इसी के कारण इसे दीर्घकालिक लंबे समय के लिए आनुवांशिक भंडारण का आदर्श बनाती है। डीएनए की दोहरी कुंडली संरचना है, काफ़ी मजबूत बॉन्डिंग होती है, इसलिए वो स्थिर हैं और वहाँ से आनुवांशिक पदार्थ वो स्टोर हो पाते हैं। तो ये इसका प्रमुख कारण है दोहरी श्रृंखला, द्विहेलिक्स मॉडल, जो वाटसन और क्रिक ने दिया था ये मॉडल। पेनिसिलिन की खोज का प्रमुख प्रभाव क्या था? पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है, प्रथम एंटीबायोटिक है, तो इसकी खोज का इसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। बैक्टीरियल संक्रमण जो आपका एंटीबायोटिक है, तो बैक्टीरिया के संक्रमण के विरुद्ध पहली ये प्रभावी एंटीबायोटिक रही है। जो पेनिसिलिन की खोज चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी, क्योंकि पहली प्रभावी एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमणों का इलाज कर सकती है। तो प्रभावी रूप से प्रथम है। रेबीज की दवा लुई पास्चर ने विकसित की थी, ये एंटीबायोटिक नहीं थी, जो ऑप्शन में दे रखा है। चेचक का पहला टीका एडवर्ड जेनर ने विकसित किया था, न कि एंटीबायोटिक। एचआईवी के लिए एंटीवायरल दवा पेनिसिलिन नहीं है। पेनिसिलिन की खोज 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर यह प्रभावी रूप से काम किया। मानव के संतुलित आहार में जो रुक्षांश है, फाइबर है, इसको शामिल करने का प्राथमिक कारण क्या है? अपने भोजन में फाइबर क्यों होते हैं, रुक्षांश क्यों होते हैं, इसको शामिल क्यों किया जाता है? तो ये आपके पाचन में सहायक होते हैं और कब्ज को रोकता है। पाचन में सहायक और कब्ज को रोकता है, यही प्रमुख कारण है रुक्षांश। बाकी इसमें ऐसा कोई पोषक तत्व ये नहीं है। रुक्षांश आहार रेशा होता है जो भोजन के आंतों में आगे बढ़ाने में सहायक करता है। तो भोजन जो आहार रेशा है, जो भोजन है, पाचित हो चाहे अपाचित हो, वो आगे मूवमेंट करना, वो भोजन वहीं पर न रह जाए, सड़ने न लग जाए। तो भोजन जब आगे बढ़ेगा तभी उसका पाचन होगा ना, आमाशय से छोटी आंत फिर बड़ी आंत।
तो इस प्रकार आगे बढ़ाने में ये वृक्षांश बड़ा योगदान देते हैं और मल त्याग को नियमित बनाता है, कब्ज वगैरह नहीं होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पर सवाल, थार रेगिस्तान में पाई जाने वाली लुप्त प्राय पक्षी प्रजातियां कौन सी है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। थार रेगिस्तान में ये प्रजाति लुप्त प्राय है, यानी ये प्रजाति खत्म होने के कगार पर है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भारत की सबसे बड़ी उड़ने वाली पक्षियों में से एक है, यानी इतना बड़ा है फिर भी उड़ता है, और थार रेगिस्तान की लुप्त प्राय प्रजातियों में से एक है। ये घास के मैदानों में पाई जाती है और अवैध शिकार एवं आवास शरण के कारण फिलहाल संकट में है। राजस्थान का ये राज्य पक्षी भी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और भारत का सबसे गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त पक्षी माना जाता है। भारत में लगभग 150 से कम ही ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड शेष है। इसे राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया है। और नेक्स्ट यहाँ पर अपना सवाल है, आमाशय में आधिक्य अम्ल को उदासीन करने के लिए किस खाद्य का सेवन करना चाहिए? देखिए, अम्ल ज़्यादा हो गया है तो एंटासिड के रूप में बेकिंग सोडा काम में आता है। आमाशय में अम्ल ज़्यादा है तो प्रति अम्लता के रूप में बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट जो एक क्षारीय पदार्थ है, क्षार अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा, उदासीनीकरण होगा, लवण जल बनेगा, तो अम्ल आपका कम पड़ जाएगा, अम्लीयता कम हो जाएगी। नींबू खुद अम्लीय होता है, नींबू में आपको पता है सिट्रिक एसिड होता है, सिरका भी अम्लीय होता है, एसिटिक एसिड होती है। मिर्च अम्लता और जलन को और बढ़ा सकती है, तो ये ध्यान देना। बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है घरेलू अम्लता को त्वरित राहत देने के लिए। काफ़ी बार ऑप्शन में मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, ये भी एक एंटासिड है, इसको भी पेट की अम्लता को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, 1929 में पेनिसिलियम कवक के जीवाणुरोधी गुणों की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की, जो उसके जीवाणुरोधी गुण यानी जीवाणु को मारने के गुण के बारे में बताया। 1929 में फ्लेमिंग ने देखा कि पेनिसिलियम नामक फफूंद बैक्टीरिया की वृद्धि को रोक रही है, तो इसी से दुनिया की पहली प्रभावी एंटीबायोटिक बनी है। तो एंटीबायोटिक ये बनी किससे है? कहीं ना कहीं ये बैक्टीरिया और इन कवक से ही एंटीबायोटिक बनी है। वैन ल्यूवेनहॉक ने सूक्ष्मदर्शी से सूक्ष्म जीव देखे थे। मैरी क्यूरी ने रेडियोधर्मिता पर कार्य किया है। और एक आपके सवाल में था, पॉल एरलिच ने किसका टीका बनाया था? वो सेल्वर्सन सिप्लिस की दवा बनाई थी। नेक्स्ट यहाँ पर पेनिसिलिन की खोज को चिकित्सा क्षेत्र में क्रांतिकारी क्यों माना जाता है? क्योंकि इसने प्रतिजैविक युग की शुरुआत की, यहीं से एंटीबायोटिक की शुरुआत हुई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किस पोषक तत्व की कमी का रक्त की ऑक्सीजन वाही क्षमता में कमी का सीधा संबंध है? यानी रक्त में, ब्लड में ऑक्सीजन है वाही क्षमता, ब्लड में ऑक्सीजन है परिवहन, वो प्रभावित हो जाएगा यदि रक्त में कमी हो जाएगी आयरन की। किसकी कमी हो जाएगी? आयरन की। सभी को पता है आयरन है हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक होता है, जो ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन है, ये ऑक्सीजन की फ्रेंड है, ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होती है। तो उस हीमोग्लोबिन में होता क्या? आयरन होता है। अब आयरन की कमी है तो हीमोग्लोबिन की कमी होगी, जिससे एनीमिया डिजीज हो जाएगी, मतलब ऑक्सीजन का परिवहन कम होगा, शरीर में ऑक्सीजन का लेवल गिरने लगेगा। आपके ऑप्शन में आयोडीन दे रखा है, ये थायराइड हार्मोन में सहायक होता है, ऑक्सीजन वहन में नहीं। विटामिन ए दृष्टि के लिए आवश्यक है, कैल्शियम हड्डियों और दांतों के लिए जरूरी है। महिलाओं में आयरन की कमी से एनीमिया प्रमुख रोग हो जाता है। आयरन किस में पाया जाएगा? आपके पालक, गुड़, अनार, मांस इत्यादि में। आहार में किस विटामिन की कमी से सामान्यतः मंद प्रकाश में कमजोर दृष्टि होती है? कमजोर दृष्टि विटामिन ए हो जाएगा, रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन ए दृष्टि संबंधित पिगमेंट रोडोप्सिन के निर्माण में सहायक होता है, जो कम प्रकाश में देखने में मदद करता है। तो रोडोप्सिन बनता है विटामिन ए से, और रोडोप्सिन ही कम प्रकाश में देखने में सहायक है। इसकी कमी से फिर रतौंधी रोग, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। और विटामिन सी यहाँ पर ऑप्शन में था, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता और घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन B12 है, न्यूरोलॉजिकल कार्यों के लिए आवश्यक है, जो आपके विटामिन B12 की कमी से मान लेते हैं कि आपका सोचने की क्षमता कम हो जाएगी, आपको एक तरीके से भूलने की बीमारी हो जाएगी। विटामिन डी कैल्शियम अवशोषण के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन ए के स्रोत की बात करेंगे तो गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, ये वसा विलेय विटामिन है, विटामिन ए, डी, ई, के। अब विटामिन जो ऊपर डिजीज के बारे में बात हुई, तो अपन सारे विटामिन की बात कर लेते हैं। एक तो इनके खोजकर्ता कौन है, दूसरा इसका रासायनिक नाम क्या है, और इनकी कमी से कौन सी डिजीज हो जाते हैं। विटामिन ए है, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। हॉपकिंस ने पहली बार ये विटामिन 1912 में खोजा। रतौंधी रोग हो जाते इसकी कमी से। विटामिन B1, B2, B3, बी की काफ़ी टाइप है। तो B1 को रासायनिक नाम जो थायमिन के नाम से जानते हैं, उसको किसने खोजा था? और उसको इज़्कमान एंड फंक ने, ये 1897-1912 के बीच बेरी बेरी रोग हो जाता B1 की कमी से। बेरी बेरी एक तरीके से आप कह सकते हैं कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। विटामिन B2,
B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। रिचर्ड कूहर और थियोडोर वॉगनर जोर्ग ने इसको खोजा। ये चेहरे की त्वचा पर फटने की समस्या का कारण बनता है इसकी कमी से। B2 राइबोफ्लेविन, B1 थाइमिन, B3 को नियासिन कहा जाता है और इसे गोल्डबर्गर ने खोजा। पेलाग्रा इसकी कमी से रोग होता था, B3 की कमी से इंपॉर्टेंट है। B5 को पेंटाथेनिक एसिड कहेंगे। विलियम्स और स्पीस ने इसको खोजा। थकान और सिरदर्द जैसी समस्या होगी। B6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। जॉर्जी ने 1934 में खोजा है। त्वचा रोग एनीमिया हो जाएगा। B7 को बायोटिन कहेंगे। इसको भी जॉर्जी ने, बाल झड़ना, त्वचा विकार हो जाएगा, B7 की कमी से बायोटिन है। B9 फोलिक एसिड है, B9 है फोलिक एसिड और मिचेल ने इसको खोजा। एनीमिया जन्मदोष हो जाएगा। B12 है साइनोकोबाल्मिन। कैस्टल ने खोजा। परनीशियम एनीमिया हो जाएगा। सी, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है और इसको भी जॉर्जी और अल्बर्ट सीज ने खोजा था। स्कर्वी रोग इसकी कमी से होता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरोल कहेंगे। मैकुलम ने इसको खोजा। रिकेट्स रोग हो जाता है। विटामिन ई को टोकोफेरोल कहते हैं। इवांस और बिशप ने इसको खोजा था। बांझपन, मांसपेशियों की कमजोरी। विटामिन के फाइलोक्यूनॉन और हेनरिक डैम ने इसको खोजा। रक्त का थक्का नहीं बनता इसकी कमी से। अब आई थिंक ये लास्ट सवाल अपन करते हैं बायो का। संतुलित आहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऊर्जा के लिए इसमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट शामिल होता है? नहीं, संतुलित आहार में सारे पोषक तत्व रहेंगे। इसमें केवल फल और सब्जियां शामिल होती हैं। इसमें सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में होते हैं, वही संतुलित आहार है। ये इजी सवाल है। आपने जो इजी सवाल की बात करेंगे ये एक आई थिंक सबसे इजी सवाल होगा, क्योंकि इसमें सभी पोषक तत्व है तभी तो ये संतुलित है। मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज है, नुकसांश वगैरह, इनका एक सही अनुपात रहेगा। ये शरीर की ऊर्जा, वृद्धि और रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखता है। तो इस टाइप से आपने देखे कि 54 क्वेश्चन जो एनटीपीसी ग्रेजुएट में पूछे हैं, बायोलॉजी की बात कर रहा है और काफ़ी टफ लेवल के क्वेश्चन हैं। ये आप ईबुक फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो PDF। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सारे सब्जेक्ट के एनटीपीसी में लगभग 21 सब्जेक्ट में वर्गीकृत किया जो सिलेबस में दिए गए और इस प्रकार एक्स्ट्रा फैक्ट्स डिटेल में यहाँ पर कवर किए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।